के एक फेमस ऐसे जिन्होंने वेल्दी लोगों की पूजा के ऊपर लिखा है कि किस तरह से वेल्दी लोगों की पूजा की जाती है आजकल, उस पर जो लिखा है उसको डिस्कस करेंगे। बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली, शुरू करते हैं मिलता है वीडियो ज्ञान में। इस ऐसे में राइटर कहते हैं कि मैंने देखा है आजकल लिटरेचर और जर्नलिज्म में तारीफ करने की नई टेक्निक आ गई है, खासकर अमीर और बड़े लोगों की तारीफ करने की। पहले जमाने में चापलूसी, फ्लैटरी जिसको कहते हैं, सीधी सादी होती थी। झूठ भी कम से कम ऑब्वियस होता था, सबको समझ में आ जाता था कि ये तारीफ झूठी है। गरीब आदमी अगर किसी अमीर को खुश करना चाहता है तो वो सीधा कहता था आप सबसे ज्यादा समझदार, बहादुर, लंबा, ताकतवर, दयालु, जाने क्या क्या है, यानी पूरा ओवर द टॉप झूठ बोलता था। और क्योंकि अमीर आदमी भी जानता था कि ये सब बातें झूठी है, इसमें कोई नुकसान नहीं था उसका, तो चापलूसी क्लियर थी उस टाइम पर। जब राजाओं के दरबार में लोग तारीफ करते थे तो वो उनकी ऐसी बातें करते थे बिल्कुल जो असंभव होती थी, जैसे राजा दोपहर में सूरज की तरह चमकता है, जब आता है तो लोगों की आंखों पर हाथ रखना पड़ता है, बिना उसके लोग सांस भी नहीं ले सकते। और ये सब कहना एक तलवार से पूरी दुनिया जीती उसने, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ तक पता नहीं कहां तक जीत ली। ये तरीका बहुत सेफ होता था उस टाइम पर, सबको पता था कि ये फेक इमेज है, राजा की असली पर्सनैलिटी और उसकी इमेज में कोई तालमेल नहीं है इसमें। लेकिन आज के लोगों को एक नया तरीका मिल गया तारीफ करने का, वो है छुपा हुआ तरीका, जहरीला तरीका। आजकल लोग अमीर लोगों की एक असली तरह की पर्सनैलिटी दिखाते हैं कि वो बिजनेस माइंडेड है, आर्टिस्टिक है, स्पोर्ट्समैन है, और फिर उसकी छोटी छोटी हॉबीज बड़ा चला के दिखाते हैं। जो लोग एंड्रू कार्नेगी जो एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट था उसकी तारीफ करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि वो एक सबसे समझदार है, मार्स जैसा युद्ध का देवता है, बहादुर है, काश ये कहते। कम से कम ये एक ऑनेस्ट झूठ होता, क्योंकि असली वजह तो यही है कि लोग उसकी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अमीर है बस। जो लोग जेपी मॉर्गन के बारे में लिखते हैं, जेपी मॉर्गन एक अमीर बैंकर था, उसके बारे में लिखते हैं, वो ये नहीं कहते कि वो अपोलो ग्रीक सुंदरता का देवता जैसा खूबसूरत है, काश ये कहते। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। तो वो क्या करते हैं उनकी नॉर्मल डील है कि आदतों उठा लेते हैं, जैसे उनका फैशन सेंस, बिल्ली से प्यार, डॉक्टर से नफरत, ये सब चीजें, और फिर ये दिखाते हैं जैसे वो आदमी कोई महान गुरु या इंसानियत का रक्षक हो। तो वो आदमी एक सिंपल थोड़ा सा बुद्धू इंसान है जो बस बिल्लियां पसंद करता है, डॉक्टर से दूर भागता है। पहले वाला चापलूस मानता था कि राजा एक नॉर्मल इंसान है, उसकी तारीफ में वो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स का यूज करता था। लेकिन अभी चापलूस ये मानता है कि अमीर आदमी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है, इसके लिए छोटी छोटी चीजों की तारीफ करना बनता है कि छोटी छोटी बातें भी अमेजिंग होगी, और उसने ब्लैक कॉफी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। राइटर कहता है मैंने एक बार मजेदार तरीका देखा है जिससे आजकल लोग तारीफ करते हैं। एक फेमस रिपोर्टर था जिसने एक इंटरव्यू बुक में इंग्लैंड के 6 सबसे अमीर लोगों के बारे में ये तरीका इस्तेमाल किया था उनकी तारीफ करने में। तो क्या बोलते हैं कि चापलूस आदमी चालाकी से अपना काम करता है, सिर्फ सच्ची बातें कहता है, ट्रुथ और फैक्ट्स उस आदमी के बारे में, लेकिन ऐसे अंदाज में बिल्कुल जैसे मिस्ट्री बन जाए और नेगेटिव बातों के जरिए, यानी क्या पसंद नहीं है, क्या सोचता नहीं है, वगैरह वगैरह। मान लो तुम जेपी मॉर्गन के ऊपर उसकी तारीफ में एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो तुम्हारे पास ये बताने को बिल्कुल नहीं है कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, ठीक है, तो फिर तुम क्या करोगे, नेगेटिव चीजों के बारे में बताओगे, यानी वो क्या नहीं करता, क्या पसंद नहीं करता, किससे दूर रहता है। तो इस तरह से बताने से क्या होता है, बड़ा इंप्रेसिव सुनाई देता है ये सब, और एक मिस्ट्री से तैयार होती है। लोग मुझे अपने घर में आई सफाई वाली काम वाली उसकी तारीफ करनी हो जो वाकई में तारीफ की अंदर भी है, एक बिलियनर से भी ज्यादा। क्या मैं फिलोसॉफिकल मैनर में बकवास करूंगा जिसका सफाई वाली से कोई लेना देना नहीं है? तो ये कमाल का तरीका है जिसमें चापलूस आदमी एक बिलियनर हो या सफाई वाले का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अलावा बाकी चीजों पर ज्ञान जान सकता है, और जिसकी तारीफ हो रही है ना उससे भी कंफ्यूज फीलिंग मिलती है, अच्छा मैं इतना खास हूं, इतना इंटेलेक्चुअल हूं। राइटर कह रहा है कि एक और इंपॉर्टेंट तरीका है चापलूसी का, आजकल न्यूज़पेपर और मीडिया में बहुत आम हो गया वो तरीका। अमीर लोगों और पॉलिटिशियंस के लिए एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है, जैसे बहुत सिंपल है, ये आदमी बहुत क्वाइट है, बहुत मॉडेस्ट है, ये एडजेक्टिव्स है, लेकिन इनका कोई मतलब या लॉजिक नहीं होता, बस मुंह में आता है बोल देता है। यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि सिंपल होना दुनिया की सबसे अच्छी बात है और मॉडेस्ट होना दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये दो बड़ी वर्च्यूज है, लेकिन ये क्वाइट होना इसमें इतने श्योर नहीं है, क्योंकि असली विनम्र लोग जो होते हैं ना वो कभी कभी काफी शोर करते हैं, या हल्का सा मजाक भी है, मॉडेस्टी, साइलेंस, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि असली सिंपल लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा आवाज करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनसे दिखावा नहीं होता, वो नेचुरल होता है। देखो सिंपल और मॉडेस्ट होने वाली क्वालिटीज बहुत रेयर है, बहुत ही ऐसी वर्च्यूज है जो आमतौर पर मिलती नहीं है, इनका इस्तेमाल किसी के लिए भी कैजुअली कर देना ठीक नहीं है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई में मॉडेस्ट बनते हैं, वो भी कभी कभी, और 10 या 20 में से शायद एक ही आदमी है जीवन में जो लंबी स्ट्रगल्स के बाद सच में सिंपल बनता है। जो दो गुण है ना, मॉडेस्टी और सिंपलिसिटी, ये इतने बड़े हैं कि पैगंबर और संत लोग इनके लिए तरसते हैं। तो फ्लैटरी में इस लफ्ज का ऐसे यूज करना कैजुअली बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर बहुत सीरियस बात कहते हैं कि जीते जीते इनकी तारीफ होती है, अफसर लगती है, बेतुकी लगती है, लेकिन मौत के समय और भी बेकार हो जाती है। पॉलिटिशियंस के लिए अगर सच में कोई सीरियस होता है ना, कुछ सीरियस होता है, तो वो होती है उनकी मौत। मतलब जीते जी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं है, और मरने के टाइम पर उनका जब फ्यूनरल होता है तब हम कहते हैं कि उनका फ्यूनरल बड़ा क्वाइट और सिंपल था। मतलब मरने के टाइम पर भी ऐसे वर्ड्स का यूज करना, कहना चाह रहे हैं कि और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूनरल के टाइम पर, डीजे बजेगा। अगर ये मॉडेस्टी जैसे वर्ड का असल मतलब जो है खत्म होता जा रहा है, बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, ये वर्ड फ्लैटरी में इतना ज्यादा यूज हो गया, फ्लैटरी फिलर बन गया ये। अगर इस पूरी ऐसे की जो समरी है, एंड में कंक्लूजन है, वो ये है कि जो जैसा है उसको वैसे ही प्रेजेंट करो, दुनिया भर की झूठ मत बोलो। कैसे आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो में, इतना ही। अब जब आपने वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ऐसे समझ में आया होगा सिंपल लैंग्वेज में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। करने के लिए नहीं लिखे जाते थे स्टेज पर, बल्कि एक सिंगल रीडर के पढ़ने के लिए लिखे जाते थे। जैसे कोई नोवेल या पोएम लिखी जाती है, इनको लिखते वक्त राइटर को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी एक्टर स्टेज पर कहां से बोलेगा, उसकी लाइटिंग कैसे होगी, सीन कैसे बदलेगा। एक सेंसरशिप से भी बचाव हो जाता था। आज सेंसरशिप काट देता है काफी चीजों को, उस टाइम पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी ड्रामा पर। कई बार राइटर्स को ऐसे टॉपिक्स पर लिखना होता था जो पॉलिटिकल और सेंसिटिव होते थे, लेकिन ऐसे नाटकों को स्टेज पर दिखाया जाए तो गवर्नमेंट और चर्च पर बैन लगा देंगे, अपना इन्वॉल्वमेंट डालेंगे उसमें। तो पुराने टाइम पर खासकर औरतों को थिएटर तक कोई एक्सेस नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इस टाइप के क्लोज ड्रामा का यूज किया। अब 16th और 17th सेंचुरी में से कई सारे एग्जांपल्स हमें मिलते हैं कि उस वक्त ड्रामा मैनेजर की फॉर्म में सर्कुलेट होता था, जो औरतें लिखती थी। और ऐसा नहीं होता था कि स्टेज डायरेक्शन नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। कई सारी स्टेज डायरेक्शन होती थी, जैसे किंग अपनी तलवार लेकर कमरे में कैसे आया, ताकि पढ़ने वाले अपने दिमाग में इमेजिन कर सके सारे सीन को। तो इसको स्कॉलर्स ने कहा एन अनयूजुअली टाइट फ्यूजन बिटवीन बुक एंड रीडर, बुक और रीडर के बीच में एक अनयूजुअल सा टाइट फ्यूजन, जुड़ाव। लेकिन इस टाइप के ड्रामा लिखने वाले राइटर्स को स्टेज पर लोगों को इंप्रेस करने का कोई खास पैशन नहीं होता था। उनका रीडर वो होता था जब वो खुद चाहते थे, जैसे उनके फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल्स, दूर के रिश्तेदार, इनको देते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। इसलिए वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट से लिख सकते थे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर भी लिख सकते थे, या किसी पब्लिक रिएक्शन से डरे। सबसे इंपॉर्टेंट तो इस तरह के ड्रामाज ने औरतों की काफी मदद की, वुमेन राइटर्स की। वो खुद डिसाइड कर सकती थी कि उनका ड्रामा कौन पढ़ेगा। ये बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट तरीका था। मैं एग्जांपल दूं तो मार्गरेट डचेस न्यूकासल, ये बहुत फेमस नाम है विकिपीडिया पर, जिन्होंने 14 बड़े फोलियोज लिखे थे, वॉल्यूम्स लिखे थे, यानी बहुत राइटिंग की थी। जब वो एक्साइल में थी, यानी देश से बाहर थी, तब उन्होंने क्लोज ड्रामा लिखना शुरू किए। उनकी राइटिंग का सब्जेक्ट होता था फिलोसफी और नेचर, इसलिए उनका नाम क्लोज ड्रामा में ध्यान रखना है आपको। और कौन सी राइटर्स थी इस टाइप के ड्रामा लिखने में? एन फिंच, जेन ल्यूमियर और एलिजाबेथ कैरी। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लोज ड्रामा समझ में आए होंगे। इसका मतलब ही है प्राइवेट रीडिंग। फ्री टाइम में समझेंगे ये क्या है, और कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा किस तरह से लिटरेचर में इसका यूज किया जाता है, किस तरह से इस पर लिटरेचर लिखा जाता है। चलो शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में।
इको क्रिटिसिज्म क्या है? ये एक ऐसा नजरिया या क्रिटिकल अप्रोच है जो लिटरेचर को एनवायरनमेंट और नेचर की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है। इसमें ये देखा जाता है कि कोई स्टोरी, पोएम या नोवेल नेचर, एनिमल्स और प्लांट्स, वेदर या फिर एनवायरनमेंट को कैसे दिखाता है और इंसान का इन सब चीजों से क्या रिश्ता है ये भी बताता है। फॉर एग्जांपल, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है लायंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट इंटरन अबे। इसमें वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एक टीचर, गाइड और फ्रेंड के रूप में दिखाया है। उन्होंने लिखा कि जब उनकी लाइफ में टेंशन थी, उन्होंने नेचर के पास जाकर सुकून पाया, पेड़, पहाड़ और नदियों के बीच में। क्योंकि ये पोएम नेचर को सिर्फ बैकग्राउंड या सेटिंग की तरह नहीं दिखाती, बल्कि नेचर का एक्टिव रोल बताती है कि नेचर कितना एक्टिव रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इसका मतलब यह है कि इंसान और प्रकृति के बीच में एक गहरा कनेक्शन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, बैकग्राउंड से समझते हैं कि इको क्रिटिसिज्म आया कैसे। देखो, इको क्रिटिक्स का ये मानना है कि ग्रीक थिंकर जो थे, दो ही फेमस थिंकर्स थे ग्रीक थिंकर्स में, प्लेटो और अरिस्टोटल, उन्होंने इंसान को मैन अपार्ट बना दिया। मैन अपार्ट बोले तो इंसान को नेचर से अलग करके दिखाया। उसके बाद हिस्ट्री में ऐसे ही चलता रहा, इंसान को सबसे ऊपर रखा गया और नेचर को इग्नोर किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। तो इको क्रिटिसिज्म वाले ये मानते हैं कि हम सिर्फ सिटीज में रहने वाले मॉडर्न ह्यूमंस नहीं है, हम नेचर का हिस्सा है, कि हम भी नेचर का ही पार्ट है। ये मैन अपार्ट वाला आइडिया कब स्ट्रॉन्ग बना? जब एज ऑफ एनलाइटनमेंट 18वीं सेंचुरी के आसपास आई, तब इंसान ने खुद को नेचर से अलग समझना और उस पर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया। ये एनलाइटनमेंट का फोकस था साइंस और लॉजिक की भाषा समझाना लोगों को। इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बराबर रोल था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th और 19th सेंचुरी में, तब मशीन्स बनी, फैक्ट्रीज लगी, पर लोगों की इमेजिनेशन बस इतनी काम करती थी कि इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, आयरन, ऑयल और वुड, इन सब चीजों का ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए। इसने भी बराबर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर बराबर हेल्प की एक्सप्लॉइटेशन में। अब प्रॉब्लम क्या हुई? लगातार एक्सप्लॉइटेशन के कारण धरती से नॉन रिन्यूएबल जैसे ऑयल, कोल और मेटल, ये रिसोर्सेज होते ही खत्म होने लगे। पॉल्यूशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ। तब आया इको क्रिटिसिज्म। 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में 1950s के बाद से लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू किया, नेचर के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तब से एक नया ग्रीन कॉन्शियसनेस आया, लोग एनवायरनमेंट के लिए सीरियस होने लगे। फिर में फिर से ये दिखाया जाने लगा कि नेचर कितना जरूरी है और क्या हमें उसे इग्नोर करना चाहिए या नहीं। अब इस इको क्रिटिसिज्म के दो मेन इंपल्सेस हैं या डायरेक्शंस हैं दोस्तों। एक है नया ग्रीन लिटरेचर पढ़ना, यानी न्यू इको लिटरेचर को एनालाइज करना। अरे आजकल के जो राइटर्स हैं वो एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, नेचर जो डिस्ट्रक्शंस हैं, इन सब के बारे में जानबूझ कर लिख रहे हैं। तो इस तरह के लिटरेचर को हम कहते हैं इको लिटरेचर। ये नेचर को सीरियसली और एक्टिवली एक्सप्लोर करता है। इको क्रिटिक्स क्या करते हैं? ऐसे लिटरेचर को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे ये राइटिंग ग्रीन अवेयरनेस को प्रमोट कर रही है, ठीक है। लेकिन एक खास बात है, इको क्रिटिक्स का स्टाइल थोड़ा सा इमोशनल और पैशनेट होता है। जो राइटिंग स्टाइल है कभी कभी पर्पल प्रोज बन जाता है, यानी ज्यादा डेकोरेटिव इमोशनल लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि वो सिर्फ दिमाग नहीं दिल पर भी असर डालना चाहते हैं। इसलिए दूसरी वाली डायरेक्शन कौन सी है? पुराने वाले लिटरेचर को नए नजरिए से पढ़ना, ओल्ड टेक्स्ट को इको क्रिटिकली रीड करना। ये थोड़ा चैलेंजिंग काम होता है। यहाँ पर इको क्रिटिक्स क्लासिकल या पॉपुलर लिटरेरी टेक्स्ट जैसे शेक्सपियर, हार्डी, इन सबको फिर से पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस कहानी में इंसान और प्रकृति का क्या रिश्ता दिखाया गया है। एग्जांपल थॉमस हार्डी की नोवेल है टेज ऑफ डियर बबल्स। अब हार्डी की नोवेल्स तो नेचर से डीपली कनेक्टेड होते थे, जैसे टेज का दुख सिर्फ उसके डिसीजंस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है वो भी उसके जीवन पर असर डालता है। हार्डी का लैंडस्केप जो था टेज ऑफ डियर बबल्स में, वहां पर पहाड़, मौसम, पेड़, सब चीजें कैरेक्टर की तरह रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कई बार कुछ टेक्स्ट होते हैं, चाहे वो नोवेल हो, पोएट्री हो या प्लेस हो, उनको देखकर लगता है कि यहाँ पर नेचर के बारे में लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पर इको क्रिटिसिज्म कैसे अप्लाई करें। जैसे एमिली ब्रॉन्टी का वर्क है वुदरिंग हाइट्स, बहुत ही फेमस नोवेल है। इस नोवेल पर पहले ही कई सारी इंटरप्रिटेशंस की जा चुकी है। ह्यूमनिस्ट यानी इंसानी इमोशंस के पर्सपेक्टिव से, फेमिनिस्ट यानी जेंडर के पर्सपेक्टिव से, मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल के पर्सपेक्टिव से। तो इको क्रिटिसिज्म क्या करता है? इन सब पर्सपेक्टिव्स को रिजेक्ट नहीं करता, वो रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करता, बल्कि इनके साथ नेचर और एनवायरनमेंट के एंगल भी ऐड कर देता है। वुदरिंग हाइट्स के केस में यॉर्कशायर का लैंडस्केप जो है, पहाड़ी जमीन, लोनली हिल्स, वेदर जैसे स्टॉर्मी वेदर है, विंड है बहुत, एनिमल इमेजरी है, उसका भी यूज करता है। सब चीजें स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स को, उनके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहकर इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि हर जगह पर एनवायरनमेंट ढूंढना लॉजिकल नहीं होता। ये सिस्टम उन्हीं सिस्टम्स के साथ में मिल जाता है जिनके अगेंस्ट दिखने की कोशिश कर रहा है। ये करियर बिल्डिंग टूल बन गया है कई लोगों के लिए। लोग सीरियस इशू को बस एकेडमिक के नाम यूज करके अपना बेनिफिट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं छोटी सी वीडियो से आपको इको क्रिटिसिज्म समझ में आया होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, सैमुअल जॉनसन का टाइम था, मतलब मेजर पॉइंट थे सैमुअल जॉनसन और क्रिटिक भी थे उस टाइम के बहुत ही फेमस। और भी छोटे-छोटे राइटर्स थे जिन्होंने नोवेल्स लिखना शुरू कर दी थी। दोस्तों इसी टाइम पर चार पिलर्स नोवेल्स लिखने के 18th सेंचुरी के चार पिलर्स आए थे, उन सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सारे पॉइंट्स। दोस्तों छोटी एज नहीं है, बहुत बड़ी एज है, इसलिए डिटेल से डिस्कस करेंगे 30 मिनट की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के एंड में। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसे एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है क्योंकि लिटरेचर और क्रिटिसिज्म में सैमुअल जॉनसन इस टाइम पर डोमिनेट कर रहे थे। 1750 से लेकर 1798 तक के टाइम स्पैन को आप एज ऑफ सेंसिबिलिटी कह सकते हैं। देखो ज्यादातर जो काम किए थे ना इस एज में वो सैमुअल जॉनसन ने किए थे, इसलिए हम पहले सैमुअल जॉनसन की लाइफ को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस एज के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जिससे आपको इजी हो जाए समझना। सबसे पहले तो जितने भी पार्ट्स इस टाइम के थे ना एज ऑफ जॉनसन के, उनको प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल कहा जाता है। मतलब रोमांटिक रिवाइवल आने से पहले जिन्होंने शुरुआत कर दी थी। और एक खास बात ये थी कि पोप की एज की तरह ही इस एज के पार्ट्स भी क्लोज कपलेट्स में लिखना पसंद करते थे। और हिस्ट्री में एक बड़ी चीज हुई थी इस टाइम पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक। कई स्कॉलर्स इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, क्योंकि जॉनसन और गोल्डस्मिथ जैसे राइटर्स स्लैविशली ऑगस्टिन एज की ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स ऐसे राइटर्स इमेजिनेशन और इमोशंस को बढ़ावा दे रहे थे। मतलब दो टाइप के ट्रेंड्स को फॉलो करने वाले पार्ट्स थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। इसी टाइम पर लिबरलिज्म की एक विचारधारा दुनिया के सामने आई थी। 7 ईयर वॉर हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, अमेरिका को लेकर। आपको पता ही होगा कि अमेरिका को आजाद करवाने में फ्रांस का भी कुछ रोल था। क्या तो ये सब हो गया एज ऑफ सेंसिबिलिटी का बैकग्राउंड। अब बात करते हैं सैमुअल जॉनसन की। सैमुअल जॉनसन की लाइफ को डिस्कस करेंगे दोस्तों इन डिटेल। दोस्तों ये एक बुक सेलर के बेटे थे। इनके घर के ठीक नीचे इनके फादर की किताबों की दुकान थी। जब ये पैदा हुए तो इनकी फैमिली को डाउट था कि ये जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि बचपन से ही इनको काफी सारी बीमारियां थी और सारी जिंदगी बीमारियों ने इन्हें जकड़ के रखा। जैसे ही उस बीमारी से रिकवर हुए पर दूसरी बीमारी ने इनको पकड़ लिया। एक स्कैरोफुला नाम का इन्फेक्शन होता है जो ट्यूबरक्लोसिस से होता है। उस बीमारी को उस टाइम पर किंग्स ईविल नाम से जाना जाता था। आप सर्च करना आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिस इंसान को ये बीमारी हो जाती है उसको रॉयल टच की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई रॉयल फैमिली का आदमी उस पर हाथ रख दे तो बीमारी ठीक हो सकती है। तो उस वक्त खुद क्वीन एन ने सैमुअल जॉनसन के लिए ये काम किया था। क्वीन एन ने एक एमुलेट करके एक ज्वेलरी होती है उसका पीस दिया था बीमारियों से बचाने के लिए सैमुअल जॉनसन को, जो जॉनसन ने अपनी पूरी जिंदगी अपने गले में पहन के रखा था चेन बांध के। तो ऐसा कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में लग जाते हैं। तो बचपन से ही इनकी इंटेलिजेंस के साइन पता लगने लगे थे इनकी फैमिली को। और छोटी सी एज में इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। मतलब जब इनकी मां अपनी प्रेयर बुक को साइड में रखकर जाती थी, छोड़कर जाती थी, तो पीछे से ही पढ़कर बोलने लगते थे उस बुक के डायलॉग्स। तो एजुकेशन 3 साल की एज में शुरू हो गई थी। इनकी मां ने शुरू कर दी थी इनको प्रेयर बुक्स पढ़ा कर। इवन इन्होंने एक शू मेकर यानी जूते बनाने वाले से भी पढ़ाई की थी दोस्तों। फिर लैटिन पढ़ने के लिए इनको लिचफील्ड ग्रामर स्कूल भेजा गया। आप देखना इनकी काफी सारी पोएम्स के अंदर आपको लैटिन इन्फ्लुएंस जरूर मिलेगा। तक ये पक्का नहीं था कि सैमुअल जॉनसन की पढ़ाई कंप्लीट हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इनके फादर पर भारी कर्जा हो गया था, जिससे इनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते थे वो लोग। तो जॉनसन ने क्या किया था, उस वक्त किताबें चलने का काम शुरू कर दिया था। तो ज्यादातर टाइम इनको अपने फादर की बुक शॉप में टाइम गुजारने को मिलता था, तो वहीं पर पढ़ पढ़कर इन्होंने काफी कुछ सीख लिया। फैमिली
और वो अपने पीछे कुछ पैसा छोड़ दी, जिससे जॉनसन की आगे की पढ़ाई कंटिन्यू हो सकी। इन्हें पेम्ब्रोक कॉलेज में भेजा गया, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट था उस टाइम पर। लेकिन दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ दूसरे खर्चे भी होते हैं, वो कौन संभाले? तो वहां पर इनका एक दोस्त बन गया एंड्रयू कॉबेट, और एंड्रयू के अलावा काफी सारे दोस्तों ने इनको सपोर्ट किया। दोस्तों की सपोर्ट की वजह से जॉनसन की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। वहां एक टीचर ने जॉनसन से बोला कि क्रिसमस आ रहा है, तो उसके लिए तुम अलेक्जेंडर पोप की पोएम थी, एक वो कवर था मसीहा, उसको लैटिन में ट्रांसलेट करो क्योंकि तुम्हारी लैटिन अच्छी है। तो जॉनसन ने लगभग आधे दिन के अंदर, सिर्फ आधे दिन के अंदर उस ट्रांसलेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि इनको लगा इस ट्रांसलेशन के बदले में उनको पैसा मिलेगा। पैसा तो नहीं मिला, लेकिन एप्रिसिएशन बहुत मिला, तारीफें खूब मिली। देखो दोस्तों, क्रिसमस जो होता है ना अंग्रेजों के लिए एक ऐसा त्योहार होता है जिसे हमारे यहाँ दिवाली की तरह मनाया जाता है। तो जॉनसन की पढ़ाई को लेकर इतनी दीवानगी थी, इस लेवल की दीवानगी थी कि क्रिसमस की छुट्टियों में भी पढ़ते रहते थे। बीच में एक ऐसा टाइम आया जैसे लगा कि इनको बीच में इनकी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन फिर ऑक्सफोर्ड से इन्होंने एमए कर लिया, ट्रिनिटी कॉलेज से डॉक्टरेट की डिग्री ले ली। देखो करियर की बात करूं, अब मैं करियर पे चल रहा हूं। इन्होंने करियर शुरू किया था स्कूल में पढ़ाकर एज अ टीचर, लेकिन उस टाइम पर इनके पास में डिग्री नहीं थी, तो एक बंदा था जिसने इन्हें बिना डिग्री के हायर कर लिया। लेकिन उस स्कूल में इनसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता था। एक बीमारी थी इनको, पब्लिक लाइफ में इस तरह से काम नहीं कर सकते थे, ऊपर से नौकरों की तरह काम करवाया था, तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। फिर इन्होंने अपने एक दोस्त थॉमस वार्न की मदद की बर्मिंघम जनरल को शुरू करने में। इसके बाद इन्होंने अपने दोस्त की विडो एलिजाबेथ पॉटर के साथ में शादी कर ली, जब वो लेडी 45 साल की थी और उस लेडी के 3 बच्चे थे। दोस्तों जॉनसन की एज इस वक्त 25 साल थी और वो 45 साल की औरत से शादी करने वाले थे। तो बहुत लोगों ने नाटक किया इनकी शादी को लेकर, लेकिन एलिजाबेथ क्या बोलती थी? अपनी बेटी को बोलती थी कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूं ना, जॉनसन उनमें से सबसे इंटेलिजेंट आदमी। एलिजाबेथ जॉनसन की क्लोज फ्रेंड की वाइफ थी, जिसकी डेथ हो गई थी, एलिजाबेथ विडो थी। तो 45 साल की एलिजाबेथ से इन्होंने शादी कर ली और दहेज के जो पैसे मिले उन पैसों से जॉनसन ने सोचा कि खुद का स्कूल खोलूंगा। तो आइडियल हॉल नाम का एक स्कूल खोला, लेकिन इसमें बर्बादी हो गई, क्योंकि बच्चे 3 ही आते थे, प्राइवेट स्कूल था। और उन्हीं 3 बच्चों में से एक फेमस एक्टर भी था दोस्तों उस टाइम का, गैरिक नाम का। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इनको स्कूल बंद करना पड़ा। अब दोस्तों क्या होता है, जॉनसन ने ये पब्लिकली पढ़ाने बढ़ाने के काम से तो ले लिया एक तरह से संन्यास। इन्होंने क्या किया, अपना जो ऑथरशिप वाला काम था, लिखने का काम, वो शुरू कर दिया। काफी लंबे टाइम से एक ट्रेजेडी पर काम कर रहे थे, एक ड्रामा पर, जिसका नाम था आयरीन। आयरीन जॉनसन का ओनली ड्रामा है दोस्तों, सिर्फ एकमात्र लिखा हुआ ड्रामा है, और डेविड गैरिक ने इसमें रोल किया था। जो इनका स्टूडेंट था ना, डेविड गैरिक, जो स्कूल में इनके पास पढ़ने आता था, वो एक बेस्ट एक्टर बन गया था और इसी ड्रामा में उसने रोल किया था। कमर्शियली तो ये ड्रामा बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन दोस्तों जॉनसन इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मानते थे। हालांकि पैसा खूब कमाया, बाकी जितने वर्क लिखे थे उनसे सबसे ज्यादा पैसा जॉनसन ने इस ड्रामा से कमाया, लेकिन जॉनसन को मजा नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात होती है ऑथर के लिए, कमर्शियली सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एक फेलियर मानना किसी वर्क को। उन्होंने ऑथर बनने का काम इसलिए चूज किया क्योंकि उनको ये जो एक खतरनाक सिंड्रोम था, ट्यूरेट सिंड्रोम, जिसमें आदमी पागल जैसे हरकत करता है और रिपीटेटिव साउंड्स निकालता जाता है, मतलब अगर कुछ बोलेगा तो उसको बोलता रहेगा, जिसकी वजह से ये पब्लिक जॉब्स नहीं कर सकते। इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों, आदमी क्या है, अजीब से साउंड्स निकालता है रिपीटेटिव, और अपनी गर्दन को हिलाता है, शोल्डर्स को हिलाता है, तो इस वजह से लोगों से पागल समझने लगता है। दोस्तों ये ड्रामा कमर्शियली सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन इस ड्रामा से ये संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और लंदन चले गए। पहले तो अकेले गए, बाद में अपनी वाइफ को भी ले गए। तो वहां पर इनका जो स्टूडेंट था डेविड गैरिक, उसके लंदन में काफी कॉन्टैक्ट्स थे, अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, जिसकी वजह से इनको वहां रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वहां मिला इनको एक प्रिंटर जिसका नाम था एडवर्ड कीव। इसका नाम नोट कर लेना दोस्तों, इस बंदे ने काफी सपोर्ट किया था सैमुअल जॉनसन का। तो एक पीरियडिकल चलता था उसका उस टाइम पर, द जेंटलमैन नाम का, जिसको द जेंटलमैन मैगजीन बाद में नाम दिया गया। उस टाइम तक मैगजीन नहीं था, ये पीरियडिकल चलता था, द जेंटलमैन नाम का। उस बंदे ने इनको काम दिया। जॉनसन कहते थे कि मैं सदा एहसानमंद रहूंगा इस आदमी का, जिसने मुझे उस वक्त काम दिया जिस वक्त मुझे काम की बहुत जरूरत थी। फिर दोस्तों जॉनसन ने अपनी लाइफ का पहला इंपॉर्टेंट और क्रिटिकली सक्सेसफुल वर्क लिखा, जिसका नाम था लंदन। 1738 में इस पोएम को पब्लिश करवाया, लेकिन अनोनिमसली, मतलब जॉनसन ने इस पोएम पर अपना नाम नहीं लिखवाया था। बाद में जब ये सक्सेसफुल हो गई तो लोगों को पता चला कि इसको सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। और उस वक्त जब इस राइटर का नाम नहीं पता था लोगों को, तो ये वर्क पब्लिश होने के बाद में अलेक्जेंडर पोप ने इसको पढ़कर क्या बोला कि इस वर्क के ऑथर को खोद कर निकालो यार, क्या वर्क लिखा है। तो दोस्तों इस बीच 1737 से 1739 के बीच में जॉनसन की दोस्ती होती है रिचर्ड सैवेज नाम के एक पोएट से। जॉनसन ने अपनी लाइफ में पहली बार इस बंदे रिचर्ड सैवेज की बायोग्राफी लिखी थी, लाइफ ऑफ सैवेज करके। तो इस टाइम तक जॉनसन अपनी वाइफ को छोड़ चुके थे और इस बंदे के साथ नहीं रहते थे, क्योंकि इस बंदे के साथ रहना इनको बहुत पसंद था। काफी सारी डिस्कशन होती थी जॉनसन की इससे। गरीबी का दोस्त था रिचर्ड सैवेज इनका। रिचर्ड सैवेज के साथ मिलकर डिस्कशन होती थी, लेकिन रिचर्ड सैवेज चला गया था, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो एडवर्ड कीव ने सैमुअल जॉनसन को कहा था कि आप इसकी बायोग्राफी लिखो। आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले किसकी बायोग्राफी लिखी थी? रिचर्ड सैवेज की बायोग्राफी लिखी थी दोस्तों। रिचर्ड सैवेज की बायोग्राफी लिखने के बाद इनको मिलता है इनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे बड़ा काम। 1746 के आसपास कुछ पब्लिशर्स ने इनको अप्रोच किया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऑथोरेटिव डिक्शनरी लिखो सर। तो एक पब्लिशर था उस टाइम पर, विलियम स्ट्रेयन नाम का, तो उसने जॉनसन को साइन कर लिया 1500 गिनीज में। जॉनसन ने कहा कि सिर्फ 3 साल में तैयार हो जाएगी डिक्शनरी, लेकिन दोस्तों डिक्शनरी तैयार करना बहुत एफर्ट्स का काम होता है। फ्रांस की एक एकेडमी पंचायत ने 40 स्कॉलर्स की टीम लगाई थी। 40 साल तक रिसर्च करने के बाद में उन्होंने अपनी डिक्शनरी तैयार की थी। जॉनसन बोले सिर्फ 3 साल में बन जाएगी, लेकिन उनको भी इसको तैयार करने में 8 साल लगे। जब ये डिक्शनरी लोगों के सामने आई दोस्तों, तो काफी लोगों ने इस डिक्शनरी को क्रिटिसाइज किया, जिनमें से एक थे लॉर्ड मकॉले। हाँ जी, वही मकॉले जो हमारे यहाँ पर आए थे। लॉर्ड मकॉले ने जॉनसन को अनवेचर एटिमोलॉजिस्ट कहकर क्रिटिसाइज किया। लेकिन सब जानते हैं कि ये डिक्शनरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सैमुअल जॉनसन के लिए। हालांकि इसके लिए उनको बहुत सारे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन नाम खूब मिल गया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी अंदाजा लग गया था कि जॉनसन कुछ ग्रेट क्रिएट करने जा रहे हैं। पहले तो यूनिवर्सिटी आनाकानी कर रही थी इनकी एमए की डिग्री देने के लिए, लेकिन फिर बाद में जॉनसन को उसी यूनिवर्सिटी ने एमए की डिग्री देकर सम्मानित किया। बहुत ही खूबसूरत डिक्शनरी बनाई थी जॉनसन ने, जिसे बहुत सारी कोटेशन से तैयार किया था। देखो डिक्शनरी पहले भी लिखी गई थी, ये फर्स्ट डिक्शनरी नहीं थी जो सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी। तो ऐसा कुछ यूनिक काम भी नहीं किया था जो बहुत अलग हो। डिक्शनरी पहले भी लिखी गई थी, लेकिन किसी ने इतना अच्छे तरीके से काम नहीं किया था, इतना फिनिशिंग से, जो ऐसा कहा जाता है कि ये एक डिक्शनरी नहीं बनाई थी बल्कि एक रेफरेंस बुक बनाई थी। तो काम करो तो ऐसा करो जो 4 लोग बोले कि वाह क्या काम किया है। इसके बाद इन्होंने अपना खुद का पीरियड शुरू किया था दोस्तों, द रैम्बलर नाम का, जिसको बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ में ट्यूसडे और सैटरडे को पब्लिश करवाते थे। उसी टाइम पर सेम टाइप के और भी पीरियड चलते थे, जैसे कि स्पेक्टेटर और टेटलर। लेकिन जॉनसन ने अपने पीरियड को अलग बनाने के लिए, यूनिक बनाने के लिए क्या प्रोज की लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। लगभग उसने 208 के आसपास एसेज पब्लिश करवाए थे और ज्यादातर एसेज मॉरल और रिलीजियस टॉपिक्स पर होते थे। सैमुअल रिचर्डसन इनके एसेज को बड़ा एंजॉय करते थे दोस्तों, इनके एसेज को। और सैमुअल रिचर्डसन के लिए एक चीज और की जाती है कि जिस वक्त सैमुअल जॉनसन परेशान थे फाइनेंशियल कंडीशन से, तो उस वक्त सैमुअल रिचर्डसन ने भी कुछ पैसे देकर इनकी हेल्प की थी। एक नोवेल थी दोस्तों, द फीमेल क्यूटी। उस नोवेल की ऑथर थी शार्लोट लेनॉक्स। उस नोवेल में रैम्बलर को मेंशन किया था दोस्तों, इनके पीरियडिकल रैम्बलर को मेंशन किया था शार्लोट लेनॉक्स ने। फिर आती है जॉनसन की मोस्ट फेमस पोएम द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। इस पोएम के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये उस टाइम पर दोस्तों कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन क्रिटिकली इसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया था। कुछ ही कॉपी लिखी थी लंदन में इसकी, लेकिन फिर बाद में इसको बहुत फीम मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। इस दौरान उन्होंने आइडलर नाम की एक और सीरीज लिखी थी, एक रैम्बलर लिखा था, फिर आइडलर लिखा था। इन दोनों के नाम नोट कर लो। और इस बीच में एक शॉर्ट फिलोसॉफिकल नोवेला भी लिखी थी, रेस्टलेस नाम की। इस नोवेला का दूसरा नाम था द चॉइस ऑफ लाइफ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पैसों की कमी की वजह से इस वर्क को लिखा था सिर्फ एक हफ्ते में सैमुअल जॉनसन ने, क्योंकि उस टाइम पर इनकी मां का अंतिम संस्कार था और उसके लिए इनको पैसे चाहिए थे, इसलिए रेस्टलेस को इन्होंने लिखा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास नहीं है। दोस्तों सैमुअल जॉनसन को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम लगा था शेक्सपियर को पढ़ने में और लिखने में। उन्होंने क्या किया था, शेक्सपियर की ड्रामास को पहले ठीक से पढ़ा और बोले कि जितनों ने भी शेक्सपियर को अभी तक एडिट किया ना, उन सब के एडिशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ना कुछ एरर्स थे। तो इन्होंने सोचा कि ये खुद इस काम को अपने जिम्मे लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो इन्होंने सोचा कुछ महीनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इन्होंने शुरुआत की थी मैकबेथ को पढ़ने से,
लेकिन दोस्तों इनको इसको कंप्लीट करने में सालों लग गए। सालों तक काम करते करते जब ये वर्क नहीं आया तो लोग परेशान हो गए, इनको परेशान करने लगे। दोस्तों पैसों की कमी थी, जॉनसन को जिंदगी भर खाती रही, लेकिन काम पूरा करना था और किया भी। 1765 में इन्होंने प्रीवियस टू शेक्सपियर नाम का एक वर्क लिखा था जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उससे पहले इन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स की और ओल्ड एडिशंस जो थे उनको ठीक किया था जॉर्ज स्टीवंस के साथ मिलकर। क्यों? इनको लगता था कि शेक्सपियर के ड्रामा को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले ऐसा इनका मानना था कि शेक्सपियर के ड्रामा सिर्फ एक्टर्स के लिए लिखे गए थे स्क्रिप्ट की तरह, और अभी तक इनमें करेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको शुरू करना था। तो इन्होंने मैकबेथ से शुरू किया जो कि शेक्सपियर का सबसे फेमस ट्रेजेडी है। और इसके अलावा इन्होंने 52 पार्ट्स की बायोग्राफी लिखी है। दोस्तों लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करूं तो जॉनसन को मिल्टन की पोएट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि बेस्ट पोएट्री हमेशा कंटेम्परेरी लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए, जबकि उनके हिसाब से मिल्टन बड़ी डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज करते थे। और थॉमस ग्री अपने कंटेम्परेरी को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। जॉनसन की बात हम बात करते हैं एंग्लो आयरिश नोवेलिस्ट, प्लेराइट, पोएट ऑलिवर गोल्डस्मिथ की। दोस्तों इनको जाना जाता है इनकी फेमस वर्क विकर ऑफ वेकफील्ड के लिए। 1766 का वर्क है और इनकी पास्टल पोएम है, पूरा कलेक्शन है जिसका नाम है डेजर्टेड विलेज। उसमें से स्कूल मास्टर नाम की जो पोएम है वो मैं पढ़ा चुका हूं। 1770 का वर्क था ये, और गुड नेचर्ड मैन और शी स्टूप्स टू कॉन्कर ये भी पढ़ा चुका हूं। क्लासिक बच्चों की कहानी भी लिखी है उन्होंने, द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गोडी टू शूज। 1765 का वर्क है। ऑनेस्ट वॉलपोल ने इनको एक नाम दिया था इंस्पायर्ड इडियट। बहुत ज्यादा वैरायटी में वर्क्स लिखा करते थे, इसलिए विकर ऑफ वेकफील्ड ऐसा माना जाता है इनकी एकमात्र नोवेल है। दोस्तों उस एज में नोवेल पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था इन्होंने। इस वर्क में एक बड़ी फेमस लाइन है दोस्तों, उसको नोट कर लेना, हो सकता है पूछी जाए। आई लव एवरीथिंग दैट इज ओल्ड, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड टाइम्स, ओल्ड मैनर्स, ओल्ड बुक्स, ओल्ड माइंड्स। शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो वर्क था इनका 1773 का, ये रोमांटिक कॉमेडी प्ले है दोस्तों, ड्रामा है, जिसका पहले इन्होंने टाइटल रखा था मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, लेकिन बाद में शी स्टूप्स टू कॉन्कर नाम रख दिया गया। दो नाम है, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। सिर्फ एक रात की कहानी है, लेकिन एक रात में आपको हंस हंस के पीठ में दर्द हो जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस ड्रामा की। शी स्टूप्स टू कॉन्कर ये एक फ्रेज थी जिसका यूज किया था एफ्रा बेन ने अपने वर्क द रोवर में, बाद में वहां से उधार लिया उन्होंने। और इस प्ले का जो प्रोलॉग है उसके अंदर एक फेमस लाइन है, ऑल इज नॉट ग्लिटर्स, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। तो आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करते हुए चलनी चाहिए। ऑलिवर गोल्डस्मिथ के बाद रॉबर्ट बर्न्स, इनके बहुत सारे नाम थे दोस्तों, रॉबी बर्न्स, रेबी बर्न्स, स्कॉटलैंड का नेशनल पार्ट माना जाता है इनको। पैदा हुए थे आयरशायर नाम की जगह पर, इसलिए इनको बार्ड ऑफ आयरशायर भी कहा जाता है, और स्कॉटिश डायलेक्ट में लिखना पसंद करते थे। इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स के नाम नोट कर लो। रेड रेड रोज सबसे फेमस पोएम है इनकी, अ मैन फॉर अ दैट, टू अ हाउस टू अ माउस और होली विलीज प्रेयर। एक पोएम है कॉटेज सैटरडे नाइट, इसको इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा था। दोस्तों इनके बाद में विलियम कॉलिंस जिन्होंने ओरिएंटल एक्लॉग्स को लिखा था, और पर्शियन एक्लॉग्स को भी इन्होंने लिखा था। सॉन्ग्स फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बलन ये वर्क भी निकाला है। वन ऑन द डेथ ऑफ थॉमसन ये वर्क भी निकाला है। अगर मैं इनकी सबसे फेमस पोएम की बात करूं तो दोस्तों वो थी ओड टू इवनिंग, जरूर आपके सिलेबस में शामिल की गई होगी। बहुत फेमस पोएम है और बहुत टफ भी है। आधी पोएम पढ़ा रखी है, आधी कभी और पढ़ाऊंगा। ओड्स लिखने में तो इनका कोई जवाब नहीं था, 12 ओड्स की सीरीज लिखी इन्होंने एक पूरी। इनके बाद में सैमुअल रिचर्डसन, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट मॉडर्न नोवेल लिखी थी, जो भी लेटर्स की फॉर्म में। बहुत नया तरीका था। जिन नोवेल्स का नाम था पैमेला और क्लैरिसा, ये प्रिंटर थे और वर्किंग गर्ल्स के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा थे, इसलिए इनको एक्सपीरियंस हो गया कि गर्ल्स कैसे लिखेंगी, उसी हिसाब से लिखा करते थे। इनके वर्क्स पैमेला, देखो दोस्तों पैमेला बहुत ही फेमस वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का। इसको इन्होंने 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया था 1740 से 1741 तक, यानी इन 2 सालों के अंदर, 1 साल के अंदर इन्होंने वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश किया था। फिर देखो इनके वर्क्स के रिस्पांस में हेनरी फील्डिंग ने अपना वर्क लिखा था द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स, और टॉम जॉन्स के रिस्पांस में इन्होंने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स ग्रैंडसन नाम का वर्क 1753 का। इसको भी 7 वॉल्यूम्स में लिखा गया था। सैमुअल रिचर्डसन का सबसे पहला मेजर वर्क था यंग मैन पॉकेट कंपेनियन, ये वर्क 1733 में आया था। फिर इसके बाद इन्होंने ये 2 वर्क्स लिखे थे क्लैरिसा और पैमेला। तो इनको फर्स्ट नोवेलिस्ट ऑफ कैरेक्टर ही नहीं बल्कि फर्स्ट नोवेलिस्ट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर कहा जाता है, जो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नोवेल्स लिखा करते थे। एक चीज आप और नोट कर लो, पैमेला और क्लैरिसा दोनों को एपिस्टोलरी नोवेल्स कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट राइटर है हेनरी फील्डिंग, वैसे तो ये सैमुअल रिचर्डसन से भी बड़ा नाम है। ये कैप्टन हरक्यूलिस की पेन नेम से अपने वर्क्स को पब्लिश करवाते थे। नोवेलिस्ट होने से पहले ये ड्रामेटिस्ट थे, नोवेल्स में बाद में घुसे थे। इनकी एक छोटी सिस्टर थी सारा, वो भी एक सक्सेसफुल राइटर बन गई थी। एक वर्क को पब्लिश करवा के उस वर्क का नाम था द एडवेंचर्स ऑफ डेविड सिंपल 1744। इसमें मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि उस टाइम पर एक लाइसेंसिंग एक्ट आया था। उस एक्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए फील्डिंग ने एक पर्टिकुलर प्ले लिखा था गोल्डन रैम्प नाम का, गोल्डन रैम्प नाम का। तो उसमें उन्होंने लाइसेंसिंग एक्ट को ट्रिगर किया। ये जो नोवेल है जोसेफ एंड्रूज, जिसको मैं कवर कर चुका हूं, वो पैमेला के ब्रदर जोसेफ के साथ में डील करती है। मतलब सैमुअल रिचर्डसन की नोवेल के अंदर एक कैरेक्टर था जोसेफ, उसी के ऊपर एक नोवेल लिखा इन्होंने। ड्रामा छोड़कर नोवेल्स के अंदर इसलिए घुसे क्योंकि ड्रामा में लाइसेंसिंग एक्ट की वजह से उनके धंधे बंद हो गए थे ड्रामेटिस्ट के, इस वजह से ये नोवेल्स में घुस गए। ऐसा कहते हैं कि उस वक्त 4 व्हील्स थे 18वीं सेंचुरी की नोवेल्स के, जिनमें से एक ये थे, बाकी 3 थे रिचर्डसन, टोबास स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्न। टोबास स्मॉलेट के एक भी वर्क को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इन सबके वर्क्स को डिस्कस किया। इनको 18वीं सेंचुरी के 4 व्हील्स की जो संज्ञा दी थी 4 राइटर्स को, वो किसने दी थी दोस्तों? सेंसबरी ने। सेंसबरी कौन थे? जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स जो नामकरण किया था, उन्होंने ही इन 4 राइटर्स को 4 व्हील्स कहा था। इन्होंने एक क्रिमिनल की लाइफ पर सटायर भी पब्लिश किया था दोस्तों, जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। एक और सटायर था अ जर्नी फ्रॉम द वर्ल्ड टू द नेक्स्ट। 1749 में इनकी नोवेल टॉम जॉन्स दुनिया के सामने आती है। 1737 में इनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई जब लाइसेंसिंग एक्ट आया। इसकी वजह से सारे थिएटर्स को बंद कर दिया गया सिवाय 2 थिएटर्स की, और वो 2 थिएटर्स कौन से थे? ड्यूरी लेन थिएटर और कॉन्वेंट गार्डन थिएटर। थिएटर्स बंद होने से पहले हेनरी फील्डिंग लिटिल थिएटर नाम की एक जगह के मैनेजर रह चुके थे। इन्होंने 4 पीरियडिकल्स पब्लिश किया था, द चैंपियन, द कॉन्वेंट गार्डन जर्नल, ट्रू पैट्रियट और जैकोबाइट जर्नल। कई क्रिटिक्स इनको फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने टॉम जॉन्स और जोसेफ एंड्रूज नाम के 2 कॉमिक एपिक वर्क लिखे हैं। ऑल टुगेदर इन्होंने 4 नोवेल्स लिखी थी, और इनका पॉलिटिकल सटायर मैंने आपको बताया द गोल्डन रम, जिसमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वालपोल की 1737 की लाइसेंसिंग एक्ट को क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने सैमुअल रिचर्डसन की वर्क पैमेला पर डायरेक्ट अटैक किया था शमेला वर्क लिखकर, 1741 का वर्क था, और 1740 में पैमेला वर्क आया था, उसी के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। ये इस वर्क को अक्सर क्रिटिक्स एंटी पैमेला भी कहते हैं। इनका वर्क टॉम जॉन्स एक बिल्डेंस रोमन नोवेल का एग्जांपल है, यानी एक पिकारेस्क नोवेल, और 18 स्मॉल बुक्स में इसको लिखा गया है, और ये खास तौर पर ध्यान रखना जॉर्ज लिटलटन को डेडिकेटेड वर्क था। अब मैं बात करता हूं जॉर्ज क्रैब की। दोस्तों ये पॉइंट होने के साथ साथ एक सर्जन भी थे और क्लर्जीमैन भी थे। इनको अपना लिटरेरी करियर शुरू करने में सबसे ज्यादा हेल्प की थी एडवर्ड बर्ग ने। लॉर्ड बायरन ने इनके लिए कहा है नेचर्स स्टर्नेस्ट पेंटर येट द बेस्ट। इन्होंने जो फेमस वर्क्स लिखे हैं वो है द विलेज 1783, नेक्स्ट है द बॉरो, ये 24 लेटर्स की एक सीरीज थी। टेल्स ऑफ द हॉल 1819 का वर्क था, द लाइब्रेरी 1781 का वर्क था। दोस्तों फेमस इसलिए है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम रियलिस्टिक नैरेटिव फॉर्म और डिस्क्रिप्शन का यूज किया था, और हेरोइक कपलेट्स का यूज करते थे राइटिंग्स के अंदर अपने से पहले के राइटर्स की तरह। इनकी जो पोएम है द विलेज बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों। ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो वर्क था द डेजर्टेड आइलैंड, उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट में इस वर्क को लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे, ऑनेस्ट वॉलपोल के बहुत अच्छे दोस्त, आपको नोट करवा देता हूं ये चीज, एटन कॉलेज में पढ़े थे उनके साथ में कैम्ब्रिज में, इसलिए अच्छे दोस्त बन गए। इनके एक बहुत अच्छे दोस्त और थे रिचर्ड बेस्ट, उनकी डेथ पर इन्होंने एक सोनेट लिखी द सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट। सीरियस पोएम्स तो ऐसा मान लो इस वर्क के बाद ही लिखना शुरू की इन्होंने। ऐसा माना जाता है कि ये पेंडेरिक ओड्स बहुत अच्छे लिखते थे। एटन कॉलेज पर भी इन्होंने ओड लिखी है। इनको 1757 में पोएट लॉरियट की पोस्ट ऑफर हुई थी, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दी। अपने पूरे लिटरेरी करियर में इन्होंने ऑल टुगेदर 13 पोएम्स लिखी थी, 13 पोएम्स, और उनमें से एक पोएम थी एलर्जी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड, जिसकी वजह से इनको ग्रेवयार्ड पोएट्स में गिना जाता है।
देखो दोस्तों, वॉलपोल ने इनके लिए लिखा था ही नेवर रोट एनीथिंग इजीली बट थिंक्स ऑफ ह्यूमर। कुछ लाइट वर्ड्स भी इन्होंने लिखे हैं, लाइट पोएम्स, जैसे अपने दोस्त हॉरेस वॉलपोल की कैट के मर जाने पर इन्होंने एक ओड लिख डाली, ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट। दोस्तों ये एक मॉक एलिजी है ओड होने के साथ साथ। ये और इनके साथी पोएट्स राइटर्स का एक ग्रुप था, हॉरेस वॉलपोल, रिचर्ड वेस्ट, थॉमस एस्टन और एट ईटन, मतलब ईटन नाम की जगह पर, मतलब जहां पर ये पढ़ते थे वहां पर एक ग्रुप बना रखा था जिसको क्वाड्रुपल अलायंस कहा जाता था। इनका जो मास्टरपीस वर्क है वो है एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च। पहले मुझे ये पोएम पसंद नहीं थी कुछ खास दोस्तों, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कोटेशंस है, मतलब बाद में इसका मतलब समझ में आया, जब मैच्योरिटी आती है तो आपको समझ में आता है कि ये पोएम बहुत गहराई में लिखी हुई है। इसी पोएम के अंदर एक फ्रेज है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इस फ्रेज से थॉमस हार्डी ने अपनी एक नोवेल का नाम रख दिया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। देखो दोस्तों, इनके बाद अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूं उनको आप जरूर नोट करोगे, जिसका नाम है विलियम कूपर, जिनके लिए एसटी कॉलरिज, जो कि फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट थे, उन्होंने कहा था द बेस्ट मॉडर्न पोएट, इनको विलियम कूपर को कहा था उन्होंने। इनकी एक फेमस फ्रेज है गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, हिज वंडर्स टू परफॉर्म। इनके वर्क लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस में ये फ्रेज थी। इन्होंने और एक फेमस पोएम लिखी है द निग्रोज कंप्लेंट 1788 की। देखो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए क्योंकि उस वर्क के अंदर द निग्रोज कंप्लेंट जो थी उसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने इनकी कुछ कोटेशंस का यूज किया अपने सिविल राइट्स मूवमेंट में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इनकी पोएम यार्डली ओक के लिए इनकी बड़ी तारीफ की है। कूपर ने बहुत सारी एंटी स्लेवरी पोएम्स लिखी दोस्तों, ऐसा भी एक राइटर आया था जिसने एंटी स्लेवरी पोएम्स लिखी थी, और न्यूटन के अच्छे दोस्त थे ये, फिजिशियन न्यूटन। इनका जो सबसे फेमस वर्क है द टास्क, उसका नाम जरूर ध्यान रखना दोस्तों, उस पोएम को 6 बुक्स में बांटा है, 1785 का वर्क है। लगता है आपसे 6 बुक्स के नाम भी पूछे जाए, द सोफा, द टाइम पीस, द गार्डन, द विंटर इवनिंग, द विंटर मॉर्निंग वॉक, द विंटर वॉक एट नून, ये 6 बुक्स हैं। लास्ट में एक दो चीजें और नोट कर लो, इन्होंने एक फेमस कोट लिखी है द टास्क नाम के वर्क में, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन्स। अब हम बात करते हैं एक स्कॉटिश लॉयर और बायोग्राफर जेम्स बॉस्वेल की। इनको आप ऐसे याद रखो कि इन्होंने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी दोस्तों। हैरोल्ड ब्लूम ने कहा था इनके लिए कि इन्होंने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ग्रेटेस्ट बायोग्राफी लिखी है, बॉस्वेल है, और वो बायोग्राफी पब्लिश हुई थी 1791 में। दोस्तों ये भी स्लेवरी के अगेंस्ट लिखा करते थे। इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा है द यूनिवर्सल एम्पायर ऑफ लव, उसके अंदर ये चीज साफ देखने को मिलती है। इनके इंपॉर्टेंट जर्नल्स के नाम आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले लंदन द ग्रेट बायोग्राफर, तो जर्नल से, और मेजर वर्क्स की अगर मैं बात करूं तो सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी 1791 का वर्क था, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, नो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यही 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एडमंड बर्ग, वैसे तो इनका इतना बड़ा नाम नहीं है, प्रोज राइटर थे, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनके लिए लिखा था एज अ ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर। इनके एक वर्क का नाम नोट कर लो ज्यादा, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। इसी एज के एक और राइटर थे दोस्तों, एडवर्ड गिबन, ये एक हिस्टोरियन थे, और इन्होंने एक फेमस हिस्टोरिकल वर्क लिखा है द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये वर्क 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था 1776 से 1788 तक। इनको भी दोस्तों मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है, और इनकी एक फेमस कोट है आई साइड एज अ लवर एंड ओबेड एज अ सन। दोस्तों जब भी इंग्लिश नॉवेल्स की बात होती है ना, तो 18th सेंचुरी में 4 व्हील्स में टोबाइस स्मॉलेट का नाम भी आता है, लेकिन इनकी कोई बात नहीं करता। ये प्रोफेशन से बाय प्रोफेशन एक सर्जन थे, और अपने फेमस वर्क द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम के लिए जाना जाता है। ये वर्क एक पिकैरेस्ट नोवेल था। उन्होंने एक और वर्क लिखा है द एडवेंचर्स ऑफ फर्डिनेंड काउंट फैथम। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनको कहा था द ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर। ये सब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम है, इनको नोट कर लेना दोस्तों। बात करते हैं लॉरेंस टर्न की। ये भी दोस्तों 4 व्हील्स में से थे, एक एंग्लो आयरिश नोवेलिस्ट और एक एंग्लिकन क्लर्जीमैन, मतलब धर्म के साथ में जुड़े हुए थे। इनका फेमस वर्क है ट्रिस्टम शैंडी जेंटलमैन। अब ट्रिस्टम शैंडी के बारे में सबको पता है, लेकिन इसी के साथ एक और वर्क है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, कोई पूछ सकता है, सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। ये इसी के साथ साथ सर्मन्स ऑन द मर्स भी लिखते थे दोस्तों। ट्रिस्टम शैंडी एक नोवेल ऑफ डाइग्रेशन है, मतलब इसके अंदर जो मेन इवेंट्स है उनको डिलीट किया जाता है बहुत ज्यादा। इसको अगर हम फर्स्ट ग्राफिक नोवेल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्राफिकल डिवाइस इसके अंदर यूज हुए हैं। साथ ही साथ डबल मीनिंग लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा यूज किया है। एक एंग्लिकन प्रीस्ट ऐसी चीजें लिखता है तो आप सोचो उस टाइम की जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट कैसी रही होगी। मैंने इस नोवेल को अच्छे से कवर कर रखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके बाद है जेम्स मैकफर्सन। तो पहला तो ये एक स्कूल मास्टर थे, इन्होंने 2 एपिक पोएम्स लिखी, दूसरा बेंगल और टेमोरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉमस चैटरटन की, जिन्होंने 12 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम आप याद रखो। सबसे पहले तो एन एलेजी ऑन द मच लैमेंटेड डेथ ऑफ विलियम बेकफोर्ड और द एग्जीक्यूशन ऑफ सर चार्ल्स बार्बिन। चैटरटन के लिए जॉन कीट्स ने अपने कुछ सोनेट्स लिखे हैं, और कीट्स का जो फेमस वर्क एंटीवियन है उसके अंदर भी इनका एक रेफरेंस है दोस्तों। नेक्स्ट है जेम्स थॉमसन, जो अपनी 3 फेमस पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। रूल ब्रिटानिया, ये एक नेशनल सॉन्ग बन गया था इंग्लैंड का, मतलब नेशनल सॉन्ग है रूल ब्रिटानिया। कासल ऑफ इंडोलेंस और द सीजंस के लिए इनको ग्रेवयार्ड पोएट कहा जाता है दोस्तों। इस द सीजंस को इन्होंने 1726 से 1730 तक पब्लिश करवाया था और ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक फीमेल राइटर की, फैनी बर्नी। दोस्तों सैमुअल जॉनसन ने इनको हिज लिटिल कैरेक्टर मॉन्गर कहा था। इनका जो फेमस वर्क है वो एवेलिना है। ये एक नोवेल है जो इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश करवाई थी 1788 में। एक एपिस्टोलरी नोवेल है जो सेंटिमेंटल भी है, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। लास्ट में अगर मैं इस एज के फेमस प्लेराइट रिचर्ड शेल्डन की बात ना करूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी दोस्तों। ये एक आयरिश प्लेराइट और पोएट थे। इन्होंने 2 फेमस वर्क लिखे हैं, राइवल्स और स्कूल ऑफ स्कैंडल्स, स्कूल फॉर स्कैंडल। इन दोनों को कवर कर रखा है मैंने। ये उस वक्त रॉयल थिएटर और ड्यूरी लेन थिएटर दोनों के ऑनर थे दोस्तों। इनकी जो बायोग्राफी लिखी थी वो थॉमस मोर ने लिखी थी दोस्तों, एक आयरिश राइटर थे ये भी। इसमें एक चीज और नोट कर लो, इनका वर्क स्कूल फॉर स्कैंडल जो है 1777 का, उसका एपिलॉग जॉर्ज कॉलमैन ने लिखा था, जॉर्ज कॉलमैन द एल्डर। वर्क को इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा था, और लास्ट लाइन जो थी इसकी वो ये थी, इवन स्कैंडल डाइज इफ यू अप्रूव। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको पूरी एज ऑफ सेंसिबिलिटी समझ आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। एक इंडो एंग्लियन राइटर, एक इंडो एंग्लियन पोएट की लिखी हुई पोएम जिसका नाम है द लोटस। द लोटस दोस्तों एक सोनेट है जिसको पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है, जिसमें एक पार्ट होता है शुरू की 8 लाइनें ऑक्टेव और बाकी 6 लाइनें होती है सेस्टेट। तो इस पोएम में आज हम इस वीडियो में आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। इस पोएम के अंदर तुरुदत्त ने लोटस को ग्लोरीफाई किया है और कहा है कि लोटस जो है वो सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो जरा एनालाइज करके शुरू करते हैं। लोटस का मतलब होता है कमल का फूल, एक टाइप का फूल होता है कुछ इस टाइप का। इस पोएम को शुरू करने से पहले हम इस पोएम की लाइनें गिन लेते हैं। 14 लाइनों की पोएम है, तो इसका मतलब ये एक सोनेट है। जो पोएम 14 लाइनों की होती है उसको हम बोलते हैं सोनेट। और सोनेट कौन सी? ये पेट्रार्कन सोनेट, जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट में बटी हुई होती है। शुरुआती 8 लाइनें ऑक्टेव और बाकी 6 लाइनें सेस्टेट। और इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का कुछ बैकग्राउंड बताता हूं। ये पोएम तुरुदत्त ने लोटस फ्लावर को बाकी सारे फ्लावर्स से बेहतर बताने के लिए लिखी है, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ हिंदू कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि हिंदू कल्चर में ये जो कमल का फूल है, खासकर कि हिंदू रिलीजन में इसका बहुत ही महत्व है। जैसे कि लक्ष्मी जी या फिर विष्णु जी, उनका जो फेवरेट जो फूल है वो कमल का फूल है, और बाकी पूजा पाठ में भी कमल के फूल का बहुत यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कमल के फूल को सुपीरियर बताना चाहती है, वो आगे हमें पता चलेगा। इस पोएम में क्या होता है, ये गॉड ऑफ लव है क्यूपिड, वो जाता है फ्लावर की गॉडेस फ्लोरा के पास, और आगे क्या वो लव केम टू फ्लोरा, लव फ्लोरा के पास आता है आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फ्लावर की डिमांड करता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। इस लाइन का मतलब है कि वो यानी कि लव ऐसे फ्लावर की डिमांड करता है जो सभी फ्लावर्स की क्वीन होगा।
एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन होगा। अनडिस्प्यूटेड का मतलब जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, यानी कि जिसमें कोई झगड़ा वगैरह ना हो, सब उसको अपनी क्वीन एक्सेप्ट करें। सबका मतलब सारे फ्लावर्स उसको अपनी क्वीन एक्सेप्ट करें। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स ऑन दैट हाई ऑनर। तो इस लाइन का मतलब यह है कि दो फ्लावर्स बड़े खूबसूरत है, एक लिली एक रोज, तो ये दोनों बड़े लंबे टाइम से लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं इस क्वीन वाले हाई ऑनर को पाने के लिए। ये दोनों ही जो फूल हैं सब चाहते हैं कि इनमें से किसी एक को ये हाई ऑनर मिले, क्वीन वाला। पार्ट्स ऑफ पावर यानी कि शक्तिशाली पार्ट्स, कुछ पार्ट्स हैं जिनमें बहुत पावर है। एट सम देयर क्लेम्स, मतलब कि ये दोनों ही फ्लावर्स रोज और लिली ये अपने पार्ट ऑफ पावर का यूज करते हैं इस क्वीन वाले टाइटल को पाने के लिए। मतलब पार्ट्स उन दोनों के लिए ही लिखते हैं, मतलब इन दोनों के लिए ही गाते हैं, क्लेम करते हैं कि इस फ्लावर को बनना चाहिए क्वीन ऑफ फ्लावर्स, इस फ्लावर को बनना चाहिए क्वीन ऑफ फ्लावर्स। और अगली लाइन में क्या बोलती है पार्ट कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद अ ज्यूनोमीन। यहाँ इस लाइन का मतलब यह है कि रोज होता है गुलाब का फूल, वो लिली की तरह कभी खड़ा नहीं हो सकता। वो जो पेल लिली है वो जुपिटर की वाइफ है जूनो, उसकी तरह है, तो रोज उस पेल लिली की तरह खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आगे पार्टस बोलती है बट द लिली लवलियर, कि क्या लिली रोज की तरह लवलियर है। एक सवाल पूछ रही है यहाँ पर पार्टस कि क्या अगर रोज उसकी तरह खड़ा नहीं हो सकता तो क्या लिली रोज की तरह लवलियर है। Thus between flower fraction rung the strife in Psyche Bauer। तो इस लाइन का मतलब है कि फ्लावर फ्रैक्शंस के बीच में, यानी कि फिर क्या हुआ इसके बाद में फूलों के भी ग्रुप बन गए। फ्रैक्शंस का मतलब है ग्रुप्स, तो फ्लावर्स के भी ग्रुप्स बन गए, वो आपस में उनके बीच में लड़ाई हो गई। स्ट्राइफ का मतलब लड़ाई हो गई और रैंक का मतलब है क्लैश्ड, यानी कि आपस में भिड़ गए। और साइकी के बावर में तो फूलों के बीच में भी लड़ाई हो गई, कुछ तो उसकी तरफ हो गए रोज की तरफ, कुछ हो गए लिली की तरफ। तो इसके बाद वापस लव फ्लोरा को बोलता है कि गिव मी अ फ्लावर डिलिशियस एज अ रोज, कि मुझे ऐसा फ्लावर दो जो रोज की तरह डिलिशियस हो एंड स्टेटली एज अ लिली इन हर प्राइड, और लिली की तरह अपने प्राइड में खड़ा भी हो सके, ऐसा शानदार हो वो फूल, ऐसा कोई फूल दो। तो इसके बाद में फ्लोरा क्या बोलती है उससे, बट ऑफ व्हाट कलर, वो फूल कौन से कलर का होगा। रोज रेड। लव फर्स्ट चूज, लव ने पहले चूज किया कि वो कलर रोज रेड जैसा होगा, देन ट्रेड नो लिली व्हाइट। फिर उसके बाद में अपना ओपिनियन बदल के लव कहता है कि नहीं वो लिली की तरह व्हाइट होगा, बोथ प्रोवाइड, कि आप ऐसा करो दोनों ही कलर उसमें डाल दो। एंड फ्लोरा गिव द लोटस, इसके बाद फ्लोरा ने उसे लोटस दिया, रोज रेड डाइड, उस पर रोज रेड कलर डाई किया हुआ था, एंड लिली व्हाइट, और लिली का व्हाइट कलर भी। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लूज, और ये फ्लावर सभी फ्लावर्स में एक रानी की तरह, एक क्वीन की तरह खिलता है। यहाँ दोस्तों ब्लूज का मतलब है ब्लूम, यानी कि फूल का खिलना। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एक इंडो अमेरिकन राइटर तुरुदत्त की लिखी हुई पोएम और कैथरीन नटरी, दोस्तों ये बहुत ही फेमस पोएम है। तुरुदत्त भी बहुत फेमस है। तुरुदत्त ने दोस्तों इस पोएम को लिखा था जब वो अब्रॉड में थी, फ्रांस इटली में, तब लिखा था। वो अपने चाइल्डहुड के बारे में इस पोएम में बताती है और तक ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखी गई है। और दोस्तों इसके अलावा इसको हम एक कोट भी कह सकते हैं कि इसने एक ट्री को, कैथरीन नटरी को ग्लोरीफाई किया है तुरुदत्त ने। दोस्तों तुरुदत्त को बहुत हद तक जॉन कीट्स, जो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, जॉन कीट्स, उनके साथ कंपेयर किया जाता है कि उन्हीं के स्टाइल में लिखा करती थी बहुत हद तक। और दूसरा दोस्तों इनकी भी प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी जॉन कीट्स की तरह, बल्कि जॉन कीट्स से भी कम उम्र में ये गुजर गई थी, 21 साल की उम्र में। जॉन कीट्स की 24-25 साल की उम्र में डेथ हुई थी। इतनी कम उम्र होने के बावजूद, प्रीमेच्योर डेथ होने के बावजूद दोस्तों इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच, संस्कृत, बंगाली और इंग्लिश, सब लैंग्वेजेस का ज्ञान एक तरह से प्राप्त कर रखा था। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जरा टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। और कैजुरी ट्री, हमारा कैजुरी ट्री, कैजुरीना दोस्तों एक ऐसा पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा उगता है, यानी कि एक ऑस्ट्रेलियन ट्री है जो बहुत जल्दी बढ़ता है और इसकी टहनी आपस में जुड़ी रहती है, जिससे ये घोड़े की पूंछ की तरह लगता है। जिस टाइप का पेड़ होता है ये, तो ये पोएम के अंदर तुरुदत्त ने उस कैजुरीना ट्री की तारीफ की है। जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो ये ट्री उनको एक सुकून सा देता है, सुकून सा देता है। वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है जो उस पेड़ के नीचे उन्होंने बिताए थे तुरुदत्त ने अपने भाई बहनों के साथ, अपने सिबलिंग्स और दोस्तों के साथ में। तो ये पेड़ उनको सुकून देता है। ये एक कोट की फॉर्म में लिखी हुई पोएम है, इसमें 5 स्टैंजा है। तो दोस्तों बहुत लंबी पोएम है, जरा टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। तो इस पोएम की शुरुआत करती है तुरुदत्त लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक बड़े से अजगर की तरह। पाइथन का मतलब एक अजगर टाइप का, एक बड़े से अजगर की तरह वाइंडिंग राउंड एंड राउंड। एक बेल गोल गोल लिपटी हुई है, द रग्ड ट्रंक, एक बद्दे से ट्रंक पर, यानी कि एक पेड़ के तने पर, एक बद्दे से तने पर, रग्ड का मतलब बद्दे से और ट्रंक का मतलब तना, इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, मतलब वो जो बेल अजगर की तरह लिपटी हुई है उस पेड़ पर, उससे क्या है कि डीप निशान पड़ गए उस पेड़ पर। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, इस लाइन का मतलब है कि वो बेल जो वो इस पेड़ के ऊपर तक जाती है, टॉप तक, स्टार्स तक, तारों तक उसकी ऊंचाई है। क्रीपर क्लाइम, यानी कि वो बेल, क्रीपर का मतलब होता है बेल, वो बेल चढ़ती है। इन हुज एम्ब्रेस इज फाउंड नो अदर ट्री कुड लिव, इस लाइन का मतलब है कि अगर इस क्रीपर ने किसी और पेड़ को इस तरह से जकड़ा होता तो शायद वो पेड़ जिंदा नहीं रह पाता। बट गैलेंटली, लेकिन इस पेड़ की हिम्मत तो देखो, द जायंट वियर्स द स्कार्फ, ये एक जायंट की तरह, इस पेड़ को एक जायंट कहा है दोस्तों, एक बहुत बड़ा, इसके साइज को बताने के लिए कहा है कि इस जायंट ने, इस पेड़ ने उस बेल को एक स्कार्फ की तरह पहन लिया है। एंड फ्लावर्स आर हंग एंड क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द अमाउंट, और फ्लावर्स गहरे लाल क्लस्टर्स में, क्लस्टर्स का मतलब झुंड में, सभी टहनियों पर लटके हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, जहां पर उस पेड़ पर पूरा दिन, ऑल डे, बर्ड्स और मधुमक्खियां इकट्ठी होती हैं। एंड आफ्टर नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज विद वन स्वीट सॉन्ग, और रातों में अक्सर वो गार्डन स्वीट सॉन्ग से ओवरफ्लो होने लगता है। दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, और ऐसा लगता है ये सॉन्ग जो है कभी खत्म नहीं होगा। सम डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री व्हाइल मैन रिपोज, इस लाइन का मतलब है कि जब लोग सोते हैं व्हाइल मैन रिपोज, तब अंधेरे में ये सॉन्ग हमारे पेड़ से आता है, हमारे ट्री से आता है। आई होप आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आया होगा। दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आगे पार्ट देखती है व्हेन फर्स्ट माय कीज पेंट इज वाइड ओपन थ्रोन, कि सुबह जब मेरी खिड़की पहली बार खुलती है तो रोज एट डॉन, सुबह माय आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, मेरी आंखें इस डिलाइटेड ट्री पर रुक जाती है, जिसे देखकर मुझे सुकून मिलता है। समटाइम्स, कभी-कभी, एंड मोस्ट इन विंटर्स, सर्दियों में, ज्यादातर सर्दियों में, ऑन इट्स क्रेस्ट, यानी इसके ऊपर, इस पेड़ के ऊपर, सबसे ऊपर, क्रेस्ट का मतलब सबसे ऊंचाई पे, अ ग्रे बबून सेट स्टैच्यू लाइक अलोन, ऊपर की तरफ एक ग्रे कलर का बबून आकर एक स्टैच्यू की तरह बैठ जाता है। बबून एक टाइप का बंदर जैसा दिखने वाला जानवर होता है, वाचिंग द सनराइज, और सूरज को उगते हुए दिखता है। व्हाइल ऑन लोअर बोज, और नीचे की तरफ जो टहनियां हैं उन पर, हिज प्यूनी ऑफस्प्रिंग लीप्स अबाउट एंड प्ले, यानी कि नीचे की टहनियों पर उसके प्यूनी, यानी कि छोटे बच्चे, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे, उछलते खेलते रहते हैं। लीप अबाउट एंड प्ले का मतलब उछलते कूदते रहते हैं। एंड फॉर नियर कोकिलास हिल द डे, और कोयल हर जगह पर इस नए दिन को वेलकम करती है। हिल का मतलब वेलकम करना। एंड टू देयर पास्चर्स वेंड आवर स्लीपी काउज, और हमारी गायें जो काउज हैं वो नींदों में अपने पास्चर्स की तरफ जाती है, यानी कि चारागाह की तरफ जाती है,
चलने के लिए। एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, इसका मतलब है कि उस पेड़ की शैडो इतनी बड़ी है कि उसकी छाया बड़े से वाटर टैंक पर पड़ रही है, while that hot tree, जो कि उस पुराने से पेड़ के पास में है। So beautiful and vast, the water lily spring like snow in must। मतलब इस ट्री के पास में इतना बड़ा और ब्यूटीफुल बर्फ की ढेर की तरह वाटर लिली का भी ढेर है। इन मस्ट का मतलब है ढेर। अब इस ट्री को इतना खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब करने के बाद आर्टिस्ट बोलती हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, डियर इज अ कैजुअलिना टू माय सोल। इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स ये कैजुअलिना ट्री बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इतना खूबसूरत होने की वजह से, इसकी इतनी खूबसूरती की वजह से ये मेरे दिल के इतना करीब नहीं है। Beneath it we have played, बल्कि इसके नीचे हम लोग खेले हैं। मेरा बचपन बीता है इस पेड़ के नीचे। Beneath का मतलब नीचे। No years may rule, हालांकि उस बात को सालों बीत चुके हैं अब। Oh sweet companions, loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear। यहाँ पर आर्टिस्ट तरुदत्त अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से कह रही है, ओ कंपेनियंस, ओ स्वीट कंपेनियंस, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस पेड़ से तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस पेड़ को भी बहुत प्यार करती हूँ। तो हमेशा इस पेड़ के लिए मेरा प्यार बना रहेगा। तुम्हारे लिए स्वीट कंपेनियंस, यानी कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, ब्लेंड विद योर इमेजेस, तुम्हारी इमेजेस जो है उसमें घुल मिल गई है जब हम यहाँ पर खेला करते थे। इट शैल अराइज इन मेमोरी, और वो मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि तुम सब यहाँ से इतना दूर हो, किसी दूसरी दुनिया में चले गए हो, फिर भी वो मेमोरी की इमेजेस मेरे दिमाग में है, और तब तक ये इमेजेस मेरे दिमाग में रहेगी टिल इट हॉट टीयर्स ब्लाइंड माय आईज, जब तक मेरे गर्म आंसू मेरी आंखों को ये चीज बुलवा नहीं देते। व्हाट इज दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर, कि ये कैसी रोने की सी आवाज है। डर्ज लाइक का मतलब रोने की सी आवाज है जो धीरे धीरे मुझे सुनाई पड़ रही है। लाइक अ सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच, ऐसे लग रहा है जैसे एक बीच पर जैसे पत्थर वगैरह पड़े हैं, छोटे छोटे कंकर वगैरह, उस पर समुद्र का पानी गिरकर टकरा रहा है। इट इज अ ट्री लैमेंट, वो पेड़ रो रहा है। एक्चुअली वो पेड़ रो रहा है, वो पेड़ के रोने की आवाज है। एंड एवरी स्पीच, इसका मतलब है कितनी भयानक आवाज में रो रहा है, जैसे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो। दैट हैप्पी, जो शायद टू द अननोन लैंड में रीच, जरूर किसी अननोन लैंड में जाएगा। वो अननोन लैंड जहां पर पार्टिस के दोस्त चले गए हैं। वो पेड़ की जो रोने की सी आवाज है, वो पेड़ भी रो रहा है तरुदत्त के कंपेनियंस की डेथ पर। आगे फिर से उस अननोन लैंड की बात करती है तरुदत्त, अननोन, कि वो लैंड अननोन है येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, लेकिन उसे वो लोग अच्छे से जानते हैं जिनको उस पर विश्वास है। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे इन द डिस्टेंट लैंड्स। यहाँ पे पार्टिस बोलती है कि मैंने इस रोने की आवाज को, इस वेल को बहुत दूर दूर तक सुना है। By many a sheltered day when slumbered in his cave and water wreath, बहुत सी जगहों पर किसी दूर दराज के इलाके में ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ मुझसे बात कर रहा हो। And the waves gently kissed the classic shore of France and Italy, तो waves ने gently, लहरों ने gently classic shore of France and Italy को किस किया। मैं ये लाइनें क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी और, कि जब गुफाओं में, जब केव्स में वाटर वेथ शांति छाई हो, तो वेव्स ने, लहरों ने जेंटली फ्रांस और इटली के क्लासिक शोर्स को किस किया। यानी उस वक्त बिल्कुल शांति छाई हुई थी, उस वक्त ज्यादा शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांति से वेव्स ने फ्रांस और इटली के शोर्स को किस किया। और बीनीथ द मून, इस मून की लाइट के नीचे, व्हेन अर्थ लay tranced in a dreamless swoon, जब इस धरती पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, तब मैंने उस पेड़ की वो सुनी है। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, और जब जब वो म्यूजिक बजता था, एवरी टाइम बिफोर माय इनर विजन रोज अ फॉर्म सब्लाइम, तो मेरे इनर विजन, अंतरात्मा के अंदर एक फॉर्म उस म्यूजिक के साथ उभर कर आता था। दाई फॉर्म, वो ट्री, और वो फॉर्म होती है तुम्हारी, उस ट्री को बोल रही है तो यहाँ पर। एज इन माय हैप्पी क्लाइम आई सॉ दी, जब मैंने अपने बचपन में, जैसा मैंने अपने बचपन में देखा था तुमको। इन माय ऑन लव्ड नेटिव क्लाइम, यानी कि क्लाइम का मतलब क्लाइमेट, यानी कि मेरा खुद का अपना नेटिव क्लाइमेट, यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बंगाल में जब वो रहती थी, तो उस क्लाइमेट में मैंने जैसा तुमको देखा था वैसी फॉर्म मेरे अंदर उभरती है। Therefore, और इसलिए आई फेन वुड कॉन्सेक्रेट ले unto thy honor, मैं फेन का मतलब खुशी से, और इसलिए मैं खुशी से वुड कॉन्सेक्रेट, तुमको एक तरह से अर्पण करना चाहूंगी एक लिरिक, ले का मतलब लिरिक, unto thy honor, तुम्हारे सम्मान में, और इसलिए मैं खुशी से तुम्हारे लिए एक पोएट्री या फिर कुछ लिरिक लिखना चाहूंगी। ट्री beloved of those, ओ ट्री, तुम उनके beloved थे who now in blessed sleep for a repose, मतलब कि तुम उनके beloved थे, मतलब अपने भाई बहनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे तरुदत्त, कि उनके beloved थे जो अभी blessed sleep, यानी कि सो चुके हैं for a repose, सदा के लिए सो चुके हैं। एक मतलब सदा के लिए, repose का मतलब सो चुके हैं। dearer than life to me alas birthday, कि वो मेरे भाई बहन मेरे लिए मेरी लाइफ से भी ज्यादा मतलब प्यारे थे। Mayst thou be numbered when my days are done with deathless trees like those in paradise। अब दोस्तों यहाँ पर दो लाइनें, इन दो लाइनों का मतलब यह है कि तुम्हें भी, उस ट्री को बोल रही है तरुदत्त, कि शायद तुम्हें भी मेरे मरने के बाद में, तरुदत्त बोलती है कि मेरे जब दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद में तुम्हें भी गिना जाएगा उन डेथलेस ट्रीज के साथ, अमर पेड़ों के साथ जो बर्डल में है। दोस्तों यहाँ पर इस पोएम के जरिए तरुदत्त इस पेड़ को अमर बना देना चाहती है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बर्डल में यू ट्रीज के साथ किया था। यू ट्रीज को पहले कोई जानता नहीं था, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में उनका जिक्र किया तो वो अमर हो गए एक तरह से, उसको जानने लगे लोग। तो तरुदत्त भी इस पेड़ के साथ ऐसा कुछ करना चाहती है, इस पेड़ को अमर बनाना चाहती है अपनी लिरिक के जरिए, अपनी पोएम के जरिए। अंडर whose awful branches lingered pale fear, trembling hope and death and the skeleton and time the shadow, ये सब चीजें जो है उन पेड़ों की awful branches के नीचे काम नहीं करती। मैं तुम्हें वैसा बना देना चाहती हूँ। and the weak the words, हो सकता है मैं जो ये कविता लिख रही हूँ, ये जो पोएम लिख रही हूँ, वो वीक हो, कमजोर हो। that would thy beauty pain, oh pain rehearse, may love defend thee from oblivion curse, लेकिन जो भी लिख रही हूँ वो दिल से लिख रही हूँ, तुम्हारी ब्यूटी से खुश होकर लिख रही हूँ, और लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए वीक नहीं है। यहाँ पॉइंट उस ट्री से कह रही है कि मैं दुनिया को तुम्हें भुलाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे अपनों की यादें जुड़ी हुई है, तो तुम्हें भूला नहीं जाएगा। ऑब्लिवियन कर्स का मतलब है भुलाने वाला कर्स, उससे मैं तुम्हें डिफेंड करूंगी। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। टैगोर ने फिर इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो थी बंगाली, और ये सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था 1922 में। सेम ईयर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, उसके बाद इसको पब्लिश कराया गया। फिर 1950 में 1950 में मार्जोरी साइक्स ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। मार्जोरी साइक्स कौन थे? जो शांति निकेतन आश्रम में पढ़ाते थे। इन्होंने 1939 से लेकर 1942 तक शांति निकेतन में पढ़ाया इन्होंने, और इन्हीं का इंग्लिश ट्रांसलेशन 1950 में पब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कि इस फिल्म में क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुक्ताधारा का मतलब क्या होता है। मुक्ताधारा का मतलब होता है अ फ्री स्ट्रीम, मींस फ्रीली बहने वाली नदी, जो एकदम फ्रीली बहे, जिसको रोका ना जा सके और जिसको ना रोका जाए।
फ्रेंड्स ये प्ले स्टार्ट होता है एक डैम के कंस्ट्रक्शन से, और ये डैम कहाँ बनने वाला है? ये डैम बनने वाला है मुक्ताधरा रिवर पे। इसकी जो सेटिंग है वो उत्तराखंड की सेटिंग है, मींस जो हाई स्लोप्स ऑफ माउंटेन किंगडम है उत्तराखंड, वहाँ की इसकी सेटिंग है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है एक रॉयल इंजीनियर है विभूति। विभूति एक रॉयल इंजीनियर है किसके किंगडम में? किंग रंजीत के किंगडम में। किंग रंजीत उत्तराखंड किंगडम के महाराज हैं। वैसे तो ये बहुत ही काइंड, बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, लेकिन ये अपनी प्रजा के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और ये पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं अपनी प्रजा के ऊपर, जैसा ये कहें वैसा ही हो। इन्हीं के किंगडम में एक इंजीनियर है जिसका नेम है विभूति। वो लास्ट 25 ईयर से कोशिश कर रहा है डैम बनाने की, लेकिन वो नहीं बना पा रहा था। फाइनली अब वो सक्सेसफुल हो गया है क्योंकि मुक्ताधरा पे अब डैम बन चुका है। उसकी इस बात से किंग रंजीत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं श्यो तराई के लोगों पर मैं पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकूंगा। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो बेटा है, किंग रंजीत का जो बेटा है जिसका नेम है अभिजीत, फ्रेंड्स ये जो अभिजीत है वैसे इसका रियल सन नहीं है, इसको एक्चुअली ये मुक्ताधरा रिवर के पास ही मिला था। तो ये जो किंग रंजीत के गुरु जी थे उन्होंने इसकी बॉडी पे एक मार्क्स देखा था और किंग रंजीत को ये सजेशन दिया था कि आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लो, ये आपके लिए सही रहेगा। तो अपने गुरु के कहने पर इन्होंने किंग रंजीत ने इस अभिजीत को एक्सेप्ट कर लिया था और ये इसको ही किंग रंजीत को ही अपना वारिस बनाएंगे, मीन अपना उत्तराधिकारी इसको ही बनाएंगे। किंग रंजीत का एक रियल बेटा भी है जिसका नेम है संजय। संजय को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और संजय इससे बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच है और अभिजीत को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो अभिजीत है वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। किस चीज के खिलाफ है? इस चीज के खिलाफ है कि मुक्ताधरा के ऊपर जो डैम बनाया गया है उसका ये मानना था कि मुक्ताधरा एक मींस फ्री स्ट्रीम है, इसको फ्री बहने दो, इस पे कंट्रोल ना किया जाए। लेकिन जो किंग रंजीत है वो इसकी धारा को कंट्रोल करना चाहते थे। इसी धारा को कंट्रोल करके ये लोगों के ऊपर भी अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे, जिससे कि वो जनता को अपने अकॉर्डिंग वाटर दे पाए, अपने अकॉर्डिंग को काम करा पाए। किंग रंजीत का पर्पस भी यही था कि पहले किसानों के खेतों में नो डाउट खूब सारा पानी भरा रहता था, वो उससे सिंचाई करते थे, अगर उनकी फसल खराब हो जाती थी फिर भी वो राजा को टैक्स दिया करते थे। अब किंग रंजीत ने सोचा कि अब मैं इस धारा को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकूंगा, अगर मेरा मन करेगा तो मैं इन फार्मर्स को वाटर दूंगा और अगर मेरा मन नहीं किया तो मैं इनको वाटर नहीं दूंगा। लेकिन अभिजीत को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब फ्रेंड्स अभिजीत क्या करता है कि एक नंदी पास रोड होता है, ये उसको खोल देता है, जिससे कि जो श्यो तराई के लोग हैं वो श्यो तराई के लोग बहुत आसानी से अपना ट्रेडिंग, अपना बिजनेस वूल का कर सके और उनकी जो वूल है वो भी अब्रॉड फॉरेन जा सके। इस बात को किंग रंजीत ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। फ्रेंड्स यही इसी गांव में श्यो तराई में एक और कैरेक्टर है जिसका नेम है धनंजय। धनंजय एक मोरल और स्पिरिचुअल टीचर है। नो डाउट कि वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वो लोगों को बहुत स्पिरिचुअलिटी की बातें बताता है, उनको डायरेक्शन देता है, उनको सिखाता है कि कैसे तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, किस तरीके से तुम्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना है। ये भी बात यहाँ पे के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो धनंजय है वो श्यो तराई के लोगों को भड़का रहा है, जिससे क्या होगा कि वो कुछ दिनों के बाद किंग के खिलाफ रेबल कर देंगे, लड़ाई करना शुरू कर देंगे। जब किंग रंजीत को ये बात पता चलती है कि अभिजीत ने नंदी पास रोड खोल दिया है और बहुत सारे लोग इसको अपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको कहीं और भेजूं जिससे ये प्रोटेक्ट बना रहे। तो क्या किया किंग रंजीत ने, इसको एक प्रिजन कैंप में भेज दिया, जो कि प्रिजन कैंप प्रोटेक्टेड होता था मिलिट्री ऑफिसर से। लेकिन जो महाराजा विश्वजीत थे, फ्रेंड्स एक और नए कैरेक्टर की यहाँ पे एंट्री होगी महाराजा विश्वजीत की। महाराजा विश्वजीत किंग रंजीत के अंकल हैं, वो मोहनगढ़ के राजा हैं, वो यहाँ पे आते हैं और वो क्या करते हैं, प्रिजन कैंप से अभिजीत को फ्री करा देते हैं, उसको रिलीज करा देते हैं। फ्रेंड्स अब ये जो अभिजीत है इसने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि अगर इसको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा तो ये सैक्रिफाइस कर देगा, लेकिन ये मुक्ताधरा को फ्री कराएगा, क्योंकि मुक्ताधरा का मतलब ये होता है आप फ्री स्ट्रीम, और यहाँ पे बिल्कुल इस डैम को नहीं बनना चाहिए था। फ्रेंड्स ये कई बार इसने कोशिश की, काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ, बट आज की रात फाइनली जब ये हमारा प्ले एंड होने वाला होता है तो हमें ये पता चलता है कि जो अभिजीत है ये पूरी तरीके से डैम को डैमेज करने में सक्सेसफुल हो जाता है। सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं होता बल्कि इसको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही मुक्ताधरा का डैम टूटता है ये इतना ज्यादा फ्लो में पानी आता है, ये उसी फ्लो में साथ में ये बह जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। किंग रंजीत अपने बेटे संजय से पूछते हैं कि युवराज कहाँ है। फ्रेंड्स अभिजीत को यहाँ पे युवराज भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वही उत्तराधिकारी बनेगा किंग रंजीत के बाद। तो जब किंग रंजीत उससे पूछते हैं संजय से कि अभिजीत कहाँ है, युवराज कहाँ है, तो वो बताता है कि युवराज की किस तरीके से डेथ हो गई। युवराज जब उस डैम को डैमेज कर रहा था तो उसके बैक में पता नहीं किस तरीके से किसी ने हिट किया, उसकी बॉडी बहुत ही गंदे तरीके से वुंडेड हो गई। पहले तो मैं भी युवराज के साथ उस स्पॉट पे जा रहा था, लेकिन मुझे सेव करने के लिए मुझसे युवराज ने मना कर दिया था और उसने कहा था तुम यही रोड पर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ, और शायद मुझे बचाने के लिए ही उसने ऐसा किया था। उसके बाद मुक्ताधरा जो रिवर थी वो अपने साथ उसकी बॉडी को भी बहा के ले गई, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी जो युवराज था वो मुक्ताधरा को अपनी मां मानता था, क्योंकि एक बच्चे के रूप में किंग रंजीत को युवराज वही मुक्ताधरा नदी के पास ही मिला था। और फ्रेंड्स उसके बाद जो सॉन्ग है वो बजने लगता है और यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। फ्रेंड्स ये सिर्फ एक आउट व्यू था आपको ये समझाने के लिए कि इस स्टोरी में एग्जैक्टली है क्या। आपने देखा बहुत सारे कैरेक्टर्स भी इसमें नहीं है, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चित्रांगदा की स्टोरी को कवर करने से पहले इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। महाभारत के अनुसार चित्रांगदा अर्जुन की पत्नियों में से एक थी। एक बार की बात है, अर्जुन ब्राह्मण के गायों को बचाने के लिए अपना वचन तोड़कर युधिष्ठिर के घर में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय युधिष्ठिर और पांचाली शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, इसलिए अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। इस वनवास के दौरान अर्जुन मणिपुर नामक एक राज्य में प्रवेश करता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात चित्रांगदा से होती है। वह उसे उसके प्रेम में पड़ जाता है, उसकी बहादुरी को देखकर वो उसे प्रेम करने लगता है। परंतु मणिपुर के राजा ने अपनी प्रजा की विनती पर अर्जुन से ये प्रतिज्ञा ली थी कि इन दोनों से जो भी पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी वो मणिपुर राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन राजा की प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लेता है और चित्रांगदा से शादी कर लेता है। उसके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम वज्रवाहन होता है, जो कि मणिपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में चित्रांगदा की स्टोरी को कवर किया है। आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर कैरेक्टर हैं और डिटेल में इसकी असम्बली को हिंदी में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें कैरेक्टर है वो है अर्जुन द वॉरियर ऑफ पुरु। नेक्स्ट कैरेक्टर है चित्रांगदा द प्रोटैगनिस्ट ऑफ डिस्प्ले। नेक्स्ट वसंत द गॉड ऑफ स्प्रिंग। एंड लास्ट जो इसमें कैरेक्टर है वो है मदन द गॉड ऑफ लव। ये इसके कुछ मेजर कैरेक्टर थे। आइए देखते हैं इसमें कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट वॉज पब्लिश इन 1913 में ये पब्लिश हुई थी। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा बांग्ला लैंग्वेज में लिखी थी और बाद में इसका हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट, द प्ले अडैप्ट द स्टोरी ऑफ चित्रांगदा एंड अर्जुन फ्रॉम महाभारत। ये जो स्टोरी है महाभारत के दो कैरेक्टर हैं चित्रांगदा और अर्जुन, वहां से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इट बिगिंस विद चित्रा बिगिनिंग अ कन्वर्सेशन विद मदन द गॉड ऑफ लव एंड वसंत द गॉड ऑफ स्प्रिंग एंड इटर्नल यूथ। यहाँ पर दो गॉड का जिक्र किया गया है, उनमें से जो सबसे पहले है मदन गॉड ऑफ लव एंड वसंत गॉड ऑफ स्प्रिंग। इन दोनों के कन्वर्सेशन और चित्रांगदा के साथ हुई जो कन्वर्सेशन जो बातचीत थी, वहां से ये प्ले स्टार्ट होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। चित्रांगदा मणिपुर के राजा की एकमात्र कन्या थी। एकमात्र पुत्री होने के कारण वह अपने राज्य के लिए एक पुरुष की भांति वेश धारण करती थी, क्योंकि राज्य और प्रजा की रक्षा करना उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। अर्जुन 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए जब वनवास के लिए जाता है तो काफी लंबा समय व्यतीत करने पर वो मणिपुर नामक एक राज्य में पहुंचता है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ही सुंदर था, प्रसिद्ध था। एक दिन जब वो शिकार खेलने के लिए जंगल पर जाता है तो वहां पर चित्रांगदा भी होती है। चित्रांगदा जब अर्जुन को देखती है तो वो अर्जुन से प्यार करने लगती है। अर्जुन भी उसके लड़ने के जज्बे और हिम्मत को देखकर उसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, परंतु उसे ये भ्रम रहता है कि ये तो एक लड़का है, क्योंकि चित्रांगदा ने एक लड़के का ही रूप धारण किया था। चित्रांगदा को लगता है कि अगर वो इसी रूप में रहेगी तो अर्जुन उसे कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जो दो गॉड हैं वसंत और मदन, इनके पास जाती है और उनसे विनती करती है कि उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दिया जाए, ताकि वो अर्जुन से देखते उसे प्यार करने लगे और वो अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित भी कर सके। चित्रांगदा की ये बात सुनकर दोनों गॉड उसे दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना देते हैं और वो जब अर्जुन के पास जाती है तो अर्जुन उसे पहचान नहीं पाता और उसके प्यार को वो एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ समय बाद उसी राज्य में लुटेरे हमला करते हैं। अर्जुन को जब ये पता चलता है कि इस राज्य की जो रक्षक है, यानी रक्षा करने वाली है, वो एक स्त्री है और वो भी बहुत विद्वान योद्धा है, तो ये सोचता है कि ऐसी परिस्थिति में वो कहाँ पर है, कैसे वो इस राज्य की रक्षा करेगी। लेकिन जब उसे कुछ व्यक्तियों द्वारा चित्रांगदा की प्रशंसा के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उसे मिलना चाहता है, क्योंकि उसने किसी स्त्री को पहली बार अपने समान युद्ध में निपुण होते हुए नहीं सुना था। चित्रांगदा अपने राज्य की उन लुटेरों से रक्षा करती है और अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में आती है और अर्जुन को अपनी सारी सच्चाई बताती है। वो अर्जुन से कहती है कि वो चित्रांगदा है, वो कोई रानी या कोई देवी नहीं है, वो एक सामान्य नारी है। यदि तुम मुझसे तो अर्जुन उसकी क्वालिटी को देखकर उसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वह उसके सौंदर्य से ज्यादा उसके गुणों से प्यार करता है और उसे शादी कर लेता है। अर्जुन को चित्रांगदा की बातों से आत्मज्ञान की अनुभूति होती है और कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की जन्म होती है जिसका नाम बब्रुवाहन रखा जाता है। तो ये थी चित्रांगदा की स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से। दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत फेमस प्ले सैक्रिफाइस। एक का दोस्तों प्ले है। इस प्ले में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमें बताया कि किस प्रकार अंधविश्वासी लोग धर्म के नाम पर क्रिमिनल एक्टिविटीज को समाज में अंजाम देते हैं। यह दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस प्ले में एक राजा है गोविंद, जो अपने राज्य में पशु बलि पर रोक लगा देते हैं। पशु बलि तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में जो जानवरों की हत्या कर दी जाती है उसी को पशु बलि कहते हैं। तो इसी पशु बलि पर राजा गोविंद रोक लगा देते हैं और उन्हीं के जो राज्य वाले होते हैं, कुछ तो उनके दरबारी भी होते हैं, उनकी भाई उनका बेटा, तो वो भी हमेशा से वो राजा का विरोध करते हैं कि आप पशु बलि पर रोक क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि टैगोर जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं प्ले को। तो सबसे पहले दोस्तों कैरेक्टर्स को देखते हैं। नंबर 1 गोविंद, ये त्रिपुरा के राजा है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा नेचर इनका, हमेशा अच्छा की बात करते हैं, समाज को सुधारने में विश्वास रखते हैं और ये पशु बलि के खिलाफ है, यानी उस पर रोक लगा देते हैं, जो पशुओं की बलि दी जाती है उस पर रोक लगा देते हैं। नंबर 2 ये है गुणवती, ये दोस्तों त्रिपुरा की रानी है और ये इनकी कोई संतान नहीं है, ये अंधविश्वासी है, बहुत ही स्वार्थी महिला है और इनमें सिंपैथी बिल्कुल है नहीं, दया तो इनमें है ही नहीं। नंबर 3 ये है दोस्तों रघुपति, ये एक मंदिर के पुजारी है, ये एक सेल्फिश आदमी है और राजा ने जो पशु बलि पर दोस्तों रोक लगा दी है उसका ये विरोध करता है। और ये जयसिंह, ये दोस्तों मंदिर का एक सेवक है और ये नक्षत्र, ये राजकुमार है, यानी राजा गोविंद का छोटा भाई। और ये ध्रुव, ये दोस्तों राजा गोविंद का दत्तक पुत्र है, यानी जिसको गोद ले लेते हैं। और ये अपर्णा, ये एक भिखारी कन्या है और ये नयन राय, ये सेनापति है और ये चंदनपाल, ये उप सेनापति है। इनके अलावा दोस्तों कुछ राजदरबारी है और कुछ सामान्य लोग यानी कॉमन पीपल है। तो चलिए दोस्तों आप प्ले को शुरू करते हैं। तो इस नाटक की शुरुआत दोस्तों त्रिपुरा की एक काली देवी के मंदिर से होती है, जहां पर रानी गुणवती मां काली से प्रार्थना कर रही है कि वो उनको मां बनने का आशीर्वाद दें। उसी समय वहां पर मंदिर के पुजारी रघुपति आ जाते हैं। तो रानी पुजारी जी से कहती है कि पुजारी जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं संतान क्यों हूं, जबकि मेरे पति इतने अच्छे इंसान हैं और देवी मां की भी हृदय से पूजा करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। पुजारी रानी गुणवती से कहते हैं कि आप धैर्य रखिए, मैं आपकी पूजा करूंगा और देवी मां को एक अच्छा सा चढ़ावा चढ़ाऊंगा जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो रानी गुणवती पुजारी से कहती है कि मैं कुछ चढ़ावा पहले से ला चुकी हूं, यानी वो चढ़ावा भी आने वाला है, उसमें कुछ फूल है और बलि के लिए पशु है यानी जानवर है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब राजा गोविंद दोस्तों मंदिर में आते हैं और उनके साथ एक अपर्णा नाम की भिखारिन है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो वो जयसिंह यानी जो मंदिर का सेवक है जयसिंह, उससे पूछते हैं, राजा जयसिंह से पूछते हैं कि क्या अपर्णा का पालतू बकरा यहाँ मंदिर में लाकर मार दिया गया है। और ये भी कहते हैं क्या देवी इस प्रकार के चढ़ावे से खुश हो जाती है जो किसी स्थान से चुरा कर लाया गया हो। तो जयसिंह राजा से कहता है कि महाराज मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपर्णा कहती है कि उस बकरे का अपर्णा के अलावा कोई नहीं है और वो अपर्णा को ही अपनी मां मानता है। तो जयसिंह कहता है जो सेवक है दोस्तों कि महाराज मैं ये बकरा कहां से लाकर दूं जिसकी बलि दी जा चुकी है। तो अपर्णा इस बात का विरोध करती है और कहती है नहीं मेरा बकरा किसी राक्षस ने लिया है। तो जयसिंह कहता है कि इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, ये धर्म का अपमान है। फिर अपर्णा रोती हुई कहती है कि ये देवी मां इतनी निर्दयी क्यों है, उन्होंने मेरे बकरे को मुझसे जुदा क्यों कर दिया। महाराज मैं देवी मां का ये जो अन्याय है, उन्होंने जो मेरे साथ अन्याय किया है उसकी शिकायत मैं कैसे करूं, आपसे कर सकती हूं। राजा कहते हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है दोस्तों, जयसिंह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कोई ना कोई हेल्प जरूर करूंगा। तो जयसिंह और अपर्णा वहां से चले जाते हैं, लेकिन राजा वहीं रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोस्तों वहां पर रघुपति राजकुमार
राजकुमार नक्षत्र और अन्य दरबारी आ जाते हैं। तो राजा उन सबके सामने घोषणा करते हैं कि आज से मंदिर में कोई भी बलि नहीं दी जाएगी। तो राजा का ये निर्णय सुनकर सेनापति नयन राय और जो भी दरबारी आए थे रघुपति के साथ वो सब लोग चौंक जाते हैं। तो मंदिर के पुजारी जो रघुपति हैं दोस्तों वो इस बात का विरोध करते हैं। तो राजा कहते हैं कि मां काली एक कन्या के रूप में मेरे सामने आई थी और मुझे आदेश देकर गई है कि अब कोई भी बलि नहीं दी जाएगी। लेकिन पुजारी को राजा की बात पर विश्वास नहीं होता है कि उसने ईश्वर के शब्द सुने हैं। तो वहां पर मौजूद दोस्तों राजकुमार नक्षत्र को भी डाउट होता है कि राजा ने ईश्वर के शब्द कैसे सुन लिए। तो राजा पुजारी से कहता है कि जब सुबह सब लोग पूजा करने आए मंदिर में तो ये आपको घोषणा करनी है कि जो भी कोई बलि देगा, किसी भी प्राणी का खून बहाएगा, उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों रघुपति ने राजा की बात मानने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए। पुजारी के जाने के बाद जो भी राजा के मिनिस्टर्स थे, उनका बेटा था, है ना, ये नयन राज है, तो ये सब लोग राजा की बात का विरोध करते हैं। लेकिन राजा कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। ये जो मैंने कानून बनाया है ये सारे राज्य में लागू कर दिया जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेना चाहता हूँ। जो स्टोरी की शुरुआत में रानी वहां पर पूजा कर रही थी तो रानी ने पुजारी से कहा था मेरा चढ़ावा आ रहा है। तो दोस्तों वो चढ़ावा अब आया है, राजा मंदिर में है और चढ़ावा मंदिर के गेट तक आ गया है। तो राजा को पता लगता है कि मंदिर तक चढ़ावा आ गया रानी का, लेकिन राजा ने कह दिया वापस ले जाओ और राजा वहां से चला जाता है और वो सभी लोग मंत्री का उनका बेटा है वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब रघुपति यानी जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो आते हैं, उनके पीछे जयसिंह है, वो उनके पैर धोने के लिए उनके पीछे चल रहा है एक बर्तन में पानी लेकर और उसके हाथ में एक कपड़ा भी है, वो रघुपति को देता है। तो रघुपति मना कर देता है। रघुपति बड़ी टेंशन में है और ये सोचते हैं कि राजा ने ये जो आदेश पास कर दिया है कि कोई भी बलि नहीं देगा, कोई बलि नहीं चढ़ेगी, तो क्या देवता भी इसे स्वीकार करेंगे। अब रघुपति दोस्तों जयसिंह को उकसाते हैं कि राजा ने देवी माता को यानी काली माता को चुनौती दी है कि वो ये सब बंद करा करेगा, यानी जो बलि चढ़ाई जाती है बंद करा करेगा। तो रघुपति जयसिंह से पूछता है कि उसे राजा ज्यादा प्रिय है या अपने गुरु। तो जयसिंह दोस्तों रघुपति से कहता है कि आप यानी रघुपति जयसिंह के पिता की तरह है और राजा चंद्रमा की तरह, दोनों से ही प्रेम करता है। लेकिन वो इस कानून का जो राजा ने बनाया है, जो बलि पर प्रतिबंध लगाना है, इसका विरोध करता है। कौन? जयसिंह। इतना कहकर ये लोग चले जाते हैं। अब रानी गुणवती अपनी सेवकाओं के साथ दोस्तों मंदिर में आती है और उनको ये पता चलता है कि उनका चढ़ावा मंदिर से वापस कर दिया गया है। उन्हें बहुत क्रोध आता है। वो अपनी सेवकाओं को आदेश देती है कि जाओ आप पंडित जी को यानी जो पुजारी जी हैं उनको हमारा नमस्कार दो और उनसे कहो कि हमने उन्हें तुरंत बुलाया है। लेकिन इतने में दोस्तों राजा वहां आ जाते हैं। सेवका तो चली गई लेकिन राजा वहां आ जाते हैं। रानी को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो राजा से कहते हैं कि आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए कि जिसने मेरा चढ़ावा इस मंदिर से वापस किया है। तो राजा कहता है कि नहीं आप उस आरोपी को माफ कर दीजिए। तो राजा कहता है कि वो चढ़ावा मैंने वापस किया था। फिर राजा रानी को बताता है कि देवी मां एक छोटी कन्या के रूप में उनके साथ यानी उनके पास आई थी और उन्हें ये आदेश दिया था कि मंदिर में कोई भी रक्तपात नहीं होगा, किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। तो रानी इस बात पर हंसती है और राजा से एग्री नहीं होती है। राजा से कहता है कि ये आदेश हो गया है कि अब कोई भी मंदिर में बलि नहीं चढ़ाएगा। तो रानी उससे और नाराज हो जाती है। वो कहती है कि आप राजा है, ठीक है, आप अपना वचन निभाइए, लेकिन मैं भी पूजा करके रहूंगी और मैं 300 बछड़ों और 100 भैंसों की बलि चढ़ाऊंगी। और वो राजा कहती है आप यहाँ से चले जाइए और राजा वहां से चले जाते हैं। अब इतने में जैसे राजा जाते हैं रघुपति वहां पर आ जाते हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं। तो रानी उनसे सारी बात कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरा चढ़ावा यहाँ से वापस चला गया। तो ये बात पुजारी रानी से कहता है कि ये काम राजा ने किया है और वह देवी मां पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि राजा एक दिन फूटकर मिट जाएंगे। अब पुजारी रानी से कहता है कि ब्राह्मणों का अधिकार है पशु बलि का, आप हमें इससे राजा से वापस दिलाइए। तो रानी उनसे कहती है ठीक है मैं राजा से बात कर। इतने में दोस्तों वहां पर राजा आ जाता है। अब रानी बहुत टेंशन में है। राजा पूछते हैं क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों हो। तो रानी से कहती है कि आप ब्राह्मणों का अधिकार उनको वापस कीजिए और बलि को फिर से अलाउ करिए। लेकिन राजा मना कर देता है। वो कहता है वो ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करेगा जिससे किसी प्राणी का खून बहे। फिर भी रानी राजा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मान जाइए और बलि अलाउ कर दीजिए, लेकिन राजा नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब दोस्तों ये जो पंडित है रघुपति पुजारी, ये नयन राय जो सेनापति उसको राजा के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि वह देवी मां के दुश्मन राजा गोविंद यानी जो राजा गोविंद है उसको अपने सैनिकों के साथ मिलकर मार दे। पुजारी की बात सुनकर नयन राय चौंक जाता है। नयन राय पुजारी की बातों में नहीं आता और कहता है कि देवी मां से गद्दारी करने के लिए कभी नहीं करेंगी। और जयसिंह भी नयन राय की बात से एग्री होता है। अब क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर बाद मंदिर में जो उस नगर के जो नागरिक होते हैं वो नाचते गाते हुए आते हैं। अब मंदिर में दोस्तों थोड़ी देर बाद नागरिक जो उस नगर के नागरिक हैं वो नाचते गाते हुए आ जाते हैं। तो जो रघुपति है वो नागरिकों से कहता है कि आप जो पशु लाए हैं बलि के लिए चलिए लेकर आइए, अब हम बलि चढ़ाते हैं। उतनी देर में दोस्तों वहां पर राजा आ जाता है और पुजारी पर राजा की आज्ञा का ना पालन करने का आरोप लगाता है। अब राजा कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे देश से जाना पड़ेगा। तो प्लीज अब आप यहाँ से जाइए। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है इसका मुझे एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैंने आपको बताया था कि राजा गोविंद रघुपति से कहते हैं कि आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब आपको ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके आगे क्या होता है आप देखिए। जो लोग मंदिर में चढ़ावा लेकर आए थे रघुपति उनसे कहते हैं कि ठीक है आप लोग अपना चढ़ावा ले आइए, यानी रघुपति अभी राजा की बात नहीं मान रहे हैं। तो इतने में राजा क्या होता है, राजा को अच्छा नहीं लगता कि मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। तो राजा अपने सेनापति नयन राय को बुला लेते हैं। तो सेनापति और उनका एक जो सहायक है हेल्पर है चंद्रपाल, वो दोनों वहां पर आते हैं। अब राजा सेनापति को आदेश देते हैं कि आप ऐसा करो, ये जो कुंभकर्ण मंदिर होने वाला है इसको रुकवाइए। लेकिन नयन राय ऐसा करने से मना कर देता है। तो राजा नयन राय से कहता है कि ठीक है आप ऐसा करो, अपनी तलवार चंद्रपाल को दे दो, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो। अब वहां पर जयसिंह आता है और कहता है कि पूजा की सभी तैयारी होगी। राजा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज महाराज आप इसमें रुकावट मत डालिए। तो लेकिन रघुपति जो होता है वो जयसिंह को फटकारता है, कहता है राजा को सम्मान मत दो, एक दिन राजा का घमंड जरूर झुकेगा। अब वहां पर अपर्णा आ जाती है दोस्तों। वो देवी मां पर इल्जाम लगाती है कि देवी मां मनुष्यों से मनुष्यों की प्रिय चीज छीन लेती है। रघुपति अपर्णा को डांटता है और कहता है कि तुम जयसिंह का ध्यान देवी मां की भक्ति से भटका रही हो। अब वहां पर राजकुमार नक्षत्र आ जाते हैं। तो रघुपति राजकुमार से कहता है कि तुम एक वीक के अंदर यानी एक सप्ताह के अंदर राजा बन जाओगे। राजकुमार कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो रघुपति कहता है कि देवी मां खून की प्यासी है, तुम ऐसा करो अपने भाई गोविंद यानी राजा गोविंद की हत्या कर दो, उसके बाद तुम राजा बन जाओगे। लेकिन राजकुमार नक्षत्र ऐसा करने से मना कर देता है। तो रघुपति राजकुमार से कहता है ठीक है अगर तुम उसकी हत्या नहीं करोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। मतलब देवी मां को तो किसी न किसी का खून चाहिए, मतलब राजघराने से देवी मां खून मांग रहे हैं, तुम अगर राजा को नहीं मारोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जयसिंह वहां खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था, उसे डाउट होता है। वो रघुपति से पूछता है कि क्या देवी मां किसी के खून की प्यासी हो सकती है। रघुपति जयसिंह से कहता है कि हाँ देवी मां ने मुझे सपने में आकर कहा था कि उन्हें खून चाहिए, राजघराने का खून चाहिए। लेकिन जयसिंह को रघुपति की बात पर विश्वास नहीं होता है। जयसिंह रघुपति से पूछता है कि वास्तव में देवी मां ने राजा का खून मांगा है। जयसिंह को दोस्तों डाउट हो गया है। अब वो रघुपति पर बिलीव नहीं कर रहा है और अब वो भी राजा से एग्री है कि मंदिर में बलि नहीं होनी चाहिए, यानी बलि प्रतिबंधित होनी चाहिए। लेकिन जयसिंह को यह भी मालूम है कि रघुपति ने नक्षत्र से ये कहा है कि वो अपने भाई को जाकर मार दे। लेकिन जयसिंह ये नहीं चाहता कि वो अपने भाई को मार दे, इसलिए जयसिंह ये घोषणा कर देता कि अगर देवी मां खून मांग रही है तो मैं राजा गोविंद का खून ना करूंगा, यानी मैं मर्डर करूंगा उनका। लेकिन जयसिंह ये नहीं चाहता कि एक भाई दूसरे भाई का खून करे और वो रघुपति से रिक्वेस्ट करता है जयसिंह कि वह राजकुमार नक्षत्र को इस बंधन से मुक्त कर दे। तो रघुपति कहता है ठीक है इसके बारे में कल बताऊं। लेकिन जयसिंह चाकू लेकर तैयार है और वो बस रघुपति के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। रघुपति कहेगा और वो राजा को जाकर जयसिंह मार देगा। इतनी बात के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और राजा चंद्रपाल आते हैं। चंद्रपाल राजा को चेतावनी देता है कि महाराज आप सचेत रहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और पहले दोस्तों राजकुमार नक्षत्र भी रघुपति से ये प्रॉमिस कर चुका था ठीक है देवी मां के लिए मैं राजा को मार दूंगा। अब राजा गोविंद को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं और वो मंदिर में है और वो देवी मां से प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज आप भाई से भाई की हत्या ना कराएं। तभी दोस्तों वहां पर जयसिंह आ जाता है और ये पूछता है क्या वास्तव में देवी मां राजा का खून चाहती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है हाँ चाहती है। इतने में राजा कहता है कि ये आवाज देवी मां की नहीं है, ये तो रघुपति की आवाज है। तो तभी दोस्तों जयसिंह चाकू फेंक देता है, यानी जब वो उस मंदिर में आया था राजा के पास तो उसके हाथ में चाकू था तो वो चाकू फेंक देता है और राजा से कहता है कि आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। और राजा वहां से चला जाता है। उसके बाद रघुपति वहां आता है, मतलब रघुपति तो मंदिर में ही है। वो जयसिंह से कहता है कि तुमने गद्दारी की है, जयसिंह तुम्हें दंड मिलेगा। वो रघुपति को जयसिंह को रघुपति आदेश देता है कि वह आधी रात से पहले राजा का खून लेकर आओ। ये सीन
पास जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, राजा मुझसे प्यार करते हैं। तभी वहां पर नक्षत्र आता है, रानी पूछती क्या बात है, बड़ी टेंशन में हो। तो नक्षत्र सारी बात रानी को बता देता है कि इस तरह से राजा की हत्या करने को कहा जा रहा है, देवी मैंने खून मांगा है, जो भी सारा प्लान था नक्षत्र बता देता है। तो लेकिन रानी कहती है कि ठीक है, अगर तुम राजा को नहीं मार सकते ऐसा करो ध्रुव को मार दो, क्योंकि अगर तुमने ध्रुव को नहीं मारा तो राजा ध्रुव को राजा बना देगा, यानी राजा गोविंद है वो अपने दत्तक पुत्र को राजा बना देंगे। नक्षत्र रानी से कहता है लेकिन रघुपति जी ने तो ये कहा है कि काली मां केवल राजा का ही खून मांग रही है, लेकिन रानी नहीं मानती, वो फिर भी उसे भड़काती है नक्षत्र को कि वो ध्रुव की हत्या कर दे, क्योंकि राजा ध्रुव से बहुत प्यार करते हैं। और जो शुरुआत में रानी का चढ़ावा राजा ने मंदिर से वापस करवा दिया था उसका भी बदला हो जाएगा, तो इसलिए रानी ध्रुव को मरवाना चाहती है और अपना बदला लेना चाहती है। अब ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है। अब जयसिंह मंदिर में है दोस्तों, जयसिंह देवी मां की मूर्ति के सामने है और ये सोचकर दुखी होता है कि वो अब तक गलत देवी की पूजा कर रहा था कि जो इंसानों की बलि मांगती है। तभी वहां पर दोस्तों अपर्णा आ जाती है। अपर्णा और जयसिंह एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अपर्णा जयसिंह से कहती है कि ऐसा करो तुम ये मंदिर छोड़ दो। इन दोनों में काफी बातें होती हैं, तो इतना कहकर मतलब जयसिंह को समझाकर चली जाती है कि तुम ये मंदिर त्याग दो और ज्यादा परेशान मत हो। इतना कहकर अपर्णा वहां से चली जाती है। अब नक्षत्र और रघुपति की मुलाकात होती है, तो नक्षत्र यानी राजकुमार है वो रघुपति से कहता है ऐसा करते हैं हम राजकुमार ध्रुव की बलि चढ़ा देते हैं। जब वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर राजा आ जाते हैं, मंदिर में दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां पर राजा आ जाते हैं अपने सैनिकों के साथ और इन सबको गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। अब उसे मालूम है कि हमारी सारी पोल खुल चुकी है, तो सभी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, राजकुमार और पंडित रघुपति भी। लेकिन रघुपति राजा से कहता है कि उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन राजकुमार नक्षत्र राजा से बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगती, क्योंकि उसे मालूम है उसने गुनाह किया है, इसलिए वो शर्मिंदा है और सजा के लिए तैयार है। तो राजा गोविंद अपने भाई नक्षत्र को यानी राजकुमार को 8 साल के लिए राज्य से निकाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, रघुपति अभी भी चालाक है, माना नहीं है, उसने जो एक दिन राजा से लिया था उसका वो यूज करना चाहता है। अब वो यानी जयसिंह और रघुपति की मुलाकात होती है और वो जयसिंह से कहता है कि तुम उसे राजा का खून लाकर दो, यानी जयसिंह रघुपति को राजा का खून लाकर दे। जयसिंह रघुपति से कहता है ठीक है, मैं आधी रात तक ये काम कर दूंगा। अब जयसिंह दोस्तों राजा को मारने के लिए जा चुका है। अब रघुपति बड़ी टेंशन में है कि जयसिंह वापस आएगा या नहीं। अभी वहां पर मंदिर में अपर्णा जयसिंह को पूछती आ जाती है, लेकिन रघुपति उसे डांटकर भगा देता है। थोड़ी देर बाद जयसिंह मंदिर में आ जाता है, तो रघुपति उसे पूछता है क्या तुम खून लाए हो। तो जयसिंह रघुपति से कहता है कि मेरे अंदर भी राजवंश का खून है, इसलिए जयसिंह जो होता है दोस्तों वो अपने आप को ही चुरा मार ले। जयसिंह का ऐसा मानना था कि वो क्षत्रिय है, इसलिए उसके अंदर भी राजवंश का खून है। अगर देवी मां को किसी राजवंश के खून की जरूरत है तो वो अपने आप को ही चुरा मार लेता है, वहीं गिर पड़ता है। ये देखकर रघुपति को बहुत अफसोस होता है, अपने किए पर पछतावा होता है। तभी वहां पर दोस्तों अपर्णा आ जाती है, तो रघुपति अपर्णा से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज कैसे भी करके जयसिंह के प्राण वापस मंगा लो, क्योंकि जयसिंह वहां पर गिर गया है, मर गया है, खुद को चाकू मार लिया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। अब रघुपति को देवी मां पर विश्वास नहीं रहा है, वो देवी मां की मूर्ति उठाकर मंदिर से बाहर फेंक देता है। इतने में वहां पर रानी गुणवती आ जाती है, वो पूछती है कि देवी कहां है। तो रघुपति कहता है कि यहाँ पर कोई भी देवी नहीं है। थोड़ी देर बाद राजा गोविंद वहां पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि देवी मां कहां है। तो रघुपति कह देता है कि यहाँ पर कोई भी देवी नहीं। राजा गोविंद पूछता है कि मंदिर में खून कैसा बह रहा है। तो रघुपति राजा को सारी बात बताता है कि किस तरह से मानव जीवन को बचाने के लिए राजा के प्रिय जयसिंह ने आत्महत्या कर ली है। राजा जयसिंह की प्रशंसा करते हुए उस पर यानी उनके जयसिंह के शव पर फूल चढ़ाते हैं। उनके अनुसार यानी राजा के अनुसार अब देवी स्त्री के हृदय में वापस आ गई है। अपर्णा और रघुपति अब मंदिर छोड़कर चले जाते हैं और दोस्तों यही इस नाटक का अंत हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्टोरी पूरी तरह आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट। बंगाली इंग्लिश राइटर बहुत ही फेमस राइटर रविंद्रनाथ टैगोर की एक शॉर्ट स्टोरी द पोस्ट मास्टर, तो ये वर्ड बहुत ही कमाल का है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। 1891 में इसको लिखा गया था, बंगाल में 1891 में इसको पब्लिश कराया गया था। इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। इस पर दोस्तों एक बंगाली मूवी बनी है द पोस्ट मास्टर नाम से, बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ही अच्छा वर्क है, काफी अच्छी स्टोरी है। शुरू करते हैं। एक पोस्ट मास्टर था जिसकी ड्यूटी कोल्हापुर नाम की एक छोटे से गांव में लगी थी। पास ही में उस गांव में एक इंडिगो की फैक्ट्री थी। अंग्रेजों ने वहां पर उस गांव में एक पोस्ट ऑफिस खोलने का फैसला किया, तो यहाँ पर एक पोस्ट मास्टर आया कलकत्ता से। इस गांव में ये पोस्ट मास्टर एक ऐसी मछली की तरह था जिसको पानी से बाहर निकाल कर रख दिया हो। मतलब इसका ऑफिस और लिविंग रूम एकदम डार्क से थे, डार्क सा घर था, घास से ढका हुआ। पास ही में एक हरा चिकना पानी का तालाब था, उसके चारों तरफ घनी घनी घास लगी हुई थी, छोटे छोटे पेड़ थे। और जो लोग इंडिगो की फैक्ट्री में काम करते थे उनको छुट्टी तक नहीं मिलती थी, तो उन लोगों को किसी नए आदमी से दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं था। अब ये कलकत्ता का लड़का ऐसे अनजान लोगों के बीच में क्या फील करे, खुद को प्राउड फील करे या बेबस। अब इस बेचारे पोस्ट मास्टर के पास में कोई नहीं था बात करने के लिए, ज्यादा इसके पास काम भी नहीं रहता था करने के लिए। तो इसको जब भी मौका मिलता तो बैठा बैठा अपनी एक दो कविताएं लिख लेता था, जैसे पत्तों का हिलना, आसमान में बादलों का मूव करना, ये चीजें जिंदगी में खुशी लाती है। ये जो थॉट्स थे ये अपनी पोएम्स में एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन भगवान ही जानता था कि ये जो नई लाइफ इसको गांव की लाइफ इसको मिली थी, ये कैसे इसको जिएगा इस गांव की जिंदगी को। ऐसे नहीं कि कोई जिन आकर एक रात में ये पत्ते उड़ाकर ले जाए और यहाँ पर लंबी लंबी सड़कें बिछा जाए या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इनके पीछे बादल छुप जाए, तो क्या होगा, इसकी सिटी वाली लाइफ इसको वापस मिल जाएगी, फिर क्या फर्क रहेगा शहर की और गांव की लाइफ में। अब इस पोस्ट मास्टर की सैलरी भी बहुत कम थी, खाना भी इसको खुद के लिए खुद ही बनाना पड़ता था। अपना शाम का खाना ये रतन नाम की एक अनाथ लड़की के साथ में बांट कर खाता था। ये लड़की अनाथ थी, इसके माँ बाप नहीं थे, ये इसी गांव की लड़की थी, इसके लिए छोटा मोटा काम कर देती थी। अब शाम के टाइम पर ओस स्मोक गांव की गौशालाओं से ऊपर उठती हुई कीड़ों की चू चू करने की आवाज आ रही थी। गांव के भिखारी अपना गाना गा रहे थे अपनी रोज मिलने वाली जगह पर। पोस्ट मास्टर ने अपना छोटा सा लैंप जलाया और रतन को अपने पास बुलाया। रतन बाहर आकर बैठ जाती थी। रतन की एक आदत थी, ये आती जरूर थी इसके पास में, लेकिन इसके घर के बाहर गेट के बाहर जाकर बैठ जाती थी। और जब तक पोस्ट मास्टर इसको अंदर नहीं बुलाता था ये बाहर इंतजार करती रहती थी, डायरेक्टली अंदर जाकर नहीं पूछती थी दादा आपने मुझे बुलाया। अब वही काम होता था इनका, ये जाती इसके पास में तो ये पूछता क्या कर रही हो, चूल्हे में आग जला रही हूँ, एक काम करना बाद में जलाना, पहले मेरी सिगार जला दो, वैसे बोलता। अब रतन अंदर गई अपना काम करने के लिए, जलते हुए कोयले से ये सिगार जला के पोस्ट मास्टर को दी। पोस्ट मास्टर उससे बात करने लगा कि अरे रतन तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ याद है। अब इस बेचारी को कुछ कुछ तो याद था, कुछ याद नहीं था, लेकिन इतना पता था कि इसके फादर इसकी माँ को बहुत प्यार करते थे। इसके फादर रात तक अपना काम करके देरी से घर आते थे और कभी कभी आते ही नहीं थे, ऐसा सब कुछ याद है इसको। रतन पोस्ट मास्टर के पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और जैसे जैसे उसे बातें याद आती जा रही थी वो बताती जा रही थी। इसका एक छोटा भाई था जिसके साथ ये ज्यादा जब धूप नहीं होती थी, जिस दिन बादल होते थे तो तालाब के किनारे मछली पकड़ने जाती थी, लंबी सी छड़ होती थी उसमें रस्सी बांधकर, और छोटे छोटे इंसिडेंट बताती है जो बड़े बड़े इवेंट्स बनकर इसके दिमाग से निकल रहे थे। ऐसी बातें करते करते इनको बहुत देर हो गई थी। पोस्ट मास्टर को बहुत आलस आ रहा था, ये खाना और बनाना पड़ेगा आपका। रतन आग जलाती है तो वो क्या करती है, पीकी सी ब्रेड थी बेस्वाद सी, उसको सेक कर टोस्ट बना देती है उसका, और सुबह के बचे हुए ठंडे बासी खाने को फिर से तैयार करके और रात के खाने का इंतजाम कर लेती है इनका। अब एक शाम पोस्ट मास्टर खुद अपने डेस्क पर बैठा अपनी कलकत्ता वाली मेमोरीज को याद कर रहा था, माँ को, बहन को, जिनको छोड़कर यहाँ चला आया। ये मेमोरीज हमेशा इसको हर्ट करती है कि कैसे अपनी माँ और बहन को छोड़कर यहाँ पर आ गया इस गाँव में, इसको याद आती थी उनकी। लेकिन ये अपनी माँ बहन की बात फैक्ट्री के लोगों के बीच में नहीं करता था, लेकिन इस लड़की रतन के साथ खुलकर जोर जोर से बिना किसी डर की बात करता था। अपनी फैमिली के बारे में इसको बताता था, क्योंकि लड़की खुद इसकी माँ और बहन भाई जैसी थी, इसकी किसी फैमिली मेंबर की तरह थी। पोस्ट मास्टर इसको तो बताता था और ये बड़ा इंटरेस्ट लेकर उसको सुनती थी। जैसे काफी लंबे टाइम से इसके दिमाग में एक ऐसी कंप्लीट पिक्चर बन चुकी थी उनकी, जैसे बहुत लंबे टाइम से ये उनको जानती हो।
अब एक दोपहर बारिश होने लगी बहुत जोर से, ठंडी सॉफ्ट हवाएं चलने लगी, इतना अच्छा माहौल हो जाता है, गीली गीली मिट्टी की, घास की खुशबू, बारिश के बाद सूरज की जो गर्मी पड़ती है, और एक पक्षी पूरी दोपहर के टाइम पर अपना गाना गाता था। उस वक्त पोस्टमास्टर के पास करने को कुछ नहीं था, फ्रेश धुले हुए पत्तों पर पानी टिमटिमा रहा था, तो ये भरे हुए बादल जो पानी बरसा कर गए थे, पानी के किनारों को भर के चले गए थे। पोस्टमास्टर सारे सीन को अपनी आंखों से देखा था, इसके बाद करने को कुछ नहीं था, फ्री बैठा था और खुद से ही बातें कर रहा था कि इस वक्त कोई मेरा फैमिली मेंबर मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। फिर सोचने लगा कि पक्षी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखता देखता पोस्टमास्टर खो गया, गहरी सोच में खो गया। ये टाइम था मिड डे इंटरवल का, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो सोच रहा था। फिर एक लंबी सी सांस ली उसने और रतन को अपने पास बुलाया। रतन उस वक्त अमरूद के पेड़ के नीचे लेटी हुई कच्ची अमरूद खा रही थी। पोस्टमास्टर की आवाज सुनकर वो दौड़ी गई और पूछा, आपने बुलाया दादा? हाँ, मैं सोच रहा था मैं तुमको पढ़ाऊं, पढ़ोगी तुम मुझसे? फिर वो पूरी दोपहर उस अल्फाबेट से खा रहा था। बहुत कम टाइम में इस लड़की ने कॉन्सोनेंट सीख लिए थे, सारे कॉन्सोनेंट्स। अब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का सीजन तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नहरें, खाई, खाली जगह सब पानी से भर गई थी, ओवरफ्लो होने लगी थी। रात भर पानी बरसने की आवाज सुनाई देती थी, मेंढकों को टटराने की आवाज सुनाई देती थी। गांव की सड़कें पानी से ऐसे भर गई थी जो चलने लायक ही नहीं थी। एक सुबह जब आसमान में घने बादल हो रहे थे, पोस्टमास्टर की स्टूडेंट बाहर बैठी हुई थी, दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी कि पोस्टमास्टर बुलाएंगे। अब वो बुक लेकर धीरे से रूम के अंदर गई। पोस्टमास्टर बेड पर लेटा हुआ था, लग रहा था वो सो रहा है। तो वो पैरों की उंगलियों पर चलकर वापस जाने लगी। उसके पीछे से आवाज आई, रतन। वो पलट कर बोली, अब सो रहे थे दादा? पोस्टमास्टर बीमार हालत में बोला, यहाँ अगर मेरे सर पर हाथ रखना, गर्म हो रहा है क्या? अब इस अकेलेपन में, इस बारिश के मौसम की ग्लूमीनेस में इसकी बीमार बॉडी को किसी की नर्सिंग की जरूरत थी। इसको इसके सर पर किसी सॉफ्ट टच की जरूरत थी, जिससे इसको इसकी माँ की याद आ सके। माँ या बहन मेरे आसपास होती। लेकिन रतन वो थी ना इसके पास में, वो छोटी सी बच्ची ने इसके लिए बहुत कुछ किया। डॉक्टर को बुलवाया, दवाइयां दी प्रॉपर टाइम पर, पिल्लों के पास बैठी रहती थी, इसके लिए दलिया बनाया और फिर जो चाहिए होता उसको वो ला कर देती थी। अब कैसा लग रहा था दादा? जो पोस्टमास्टर की बीमार बॉडी ठीक होने लगी, सबसे पहली चीज उसने बोली, मुझसे और नहीं होता, मुझे ट्रांसफर चाहिए। उसने ट्रांसफर के लिए एक एप्लीकेशन लिख दी। अब नर्स की सारी ड्यूटीज खत्म करने के बाद इस रतन ने वही अपनी पुरानी जगह गेट के पास जाकर पकड़ ली। गेट के बाहर जाकर बैठ गई। लेकिन अब पोस्टमास्टर उसे पहले की तरह अंदर नहीं बुलाता था, मतलब उसको बुलाना अब कम हो गया था। कभी कभी वो अंदर जाती थी कि पोस्टमास्टर कभी तो अपनी चेयर पर बैठा रहता था, कभी बेड पर लेटा रहता था, खोया खोया रहता था। रतन उसके बुलाने का इंतजार करती रहती और पोस्टमास्टर अपनी एप्लीकेशन के जवाब का। रतन अपनी पुरानी सीखी हुई चीजों को रिवाइज करती रहती थी बार बार। उसे बस डर था इस बात का कि दादा जब मुझे अंदर बुलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो मुझे पिछला सिखाया हुआ याद आए। तो आखिर एक हफ्ते बाद शाम के टाइम पोस्टमास्टर ने उसे अंदर बुलाया। इसका हार्ट ओवरफ्लो हो गया, भागती हुई जाकर बोलती है, आपने बुलाया दादा? बोला, हाँ रतन, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो दादा? घर जा रहा हूँ। वापस कब आओगे? वापस नहीं आऊंगा। और इसके बाद रतन ने कुछ नहीं पूछा। पोस्टमास्टर उसे खुद बताना चाहता था कि उसकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी, तो इसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, अभी घर जा रहा है। इन दोनों में कुछ मोमेंट्स तो कुछ बात नहीं हुई। लैंप जल रहा था, कोने में पानी टपक रहा था मिट्टी के बर्तन में। थोड़ी देर बाद रतन खड़ी हुई, किचन में खाना बनाने गई, लेकिन अभी इसमें काम की कोई इच्छा नहीं थी। इसके छोटे से दिमाग में बहुत बातें आ रही थी, बहुत सारी बातें आ रही थी। जब पोस्टमास्टर ने अपना खाना खत्म किया तो रतन ने पूछा, दादा हाँ आप मुझे भी अपने साथ लेके चलोगे? सुनने के बाद पोस्टमास्टर हंसने लगा, बोला क्या अच्छा आइडिया है। वो रतन के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता था। रतन पूरी रात जागती रही, पोस्टमास्टर के हंसते हुए जवाब के बारे में सोचती रही। सुबह पोस्टमास्टर उठा, नहाने का सामान तैयार था उसका पहले से ही, क्योंकि रतन ने उसके जाने का टाइम नहीं पूछा था, तो उसने सुबह सुबह ही जल्दी नदी से पानी निकालकर इसके लिए नहाने के लिए रख दिया था। क्योंकि ये आदमी बाकी गांव वालों की तरह डायरेक्ट नदी में टाइम नहीं लगाता था, बाल्टी से नहाता था इंसानों की तरह, जैसा कलकत्ता में होता था। इसके नहाने के बाद इसने रतन को बुलाया, चुपचाप आई, चुपचाप पोस्टमास्टर की तरफ देखने लगी, उसके अगले ऑर्डर का वेट कर रही थी। तो बोला, रतन चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, दूसरे पोस्टमास्टर आएंगे तो जाता जाता मैं उनको बोलता जाऊंगा, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये वर्ड्स उसने अपनी तरफ से तो काइंडनेस से बोले थे, लेकिन उस बेचारी को ये वर्ड्स चुप गए। इससे पहले पोस्टमास्टर ने उसे कुछ भी गुस्से में बोला था, वो बिना कंप्लेंट किए चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन उसके ये वर्ड्स वो सह नहीं सकती थी। वो गुस्से में बोल उठी, आंखों से आंसू बह रहे थे उसकी, कि नहीं दादा आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती, आप किसी को कुछ मत बोलना। पोस्टमास्टर देखता रहेगा कि आज तक इस लड़की ने कभी ऐसी बात नहीं की थी। अब नया पोस्टमास्टर भी आ गया, इसने उसे चार्ज दे दिया, जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने रतन को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है रतन। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने पूरे महीने की सैलरी उसे थमाने लगा। रतन ने ट्रैवलिंग का खर्चा उसने निकाल लिया था। रतन उसके पैरों पर गिर गई और रोने लगी, दादा आई प्रे यू, मुझे कुछ मत दो, मेरे लिए क्यों परेशान होते हो? इतना बोलकर वो वहां से भाग गई। पोस्टमास्टर ने जाने से पहले एक लंबी सी सांस ली, अपना बैग उठाया, छाता टांगा कंधे पर और चल दिया। अपनी नाव में पहुंचा, बैठ गया। आधे रास्ते पे पहुंचा तो उसे भी रतन के लिए बहुत दुख हो रहा था। एक बार के लिए उसके मन में आया कि वापस जाओ, उस लड़की को लेकर आओ अपने साथ में, लेकिन वो गांव को बहुत पीछे छोड़ चुका था, मतलब अभी काफी आगे निकल आया था। उसने सोचा कि मिलना बिछड़ना तो संसार की एक रीत की तरह है, डेथ भी तो एक ऐसा बिछड़ना है जिसे कोई लौट कर नहीं आता। तो जो भी था उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये थी इसकी फिलॉसफी। लेकिन रतन का क्या, उस बेचारी की तो कोई फिलॉसफी नहीं थी। उसकी आंखें तो अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी, जैसे वो उस पोस्ट ऑफिस को देख रही थी, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद थी कि उसके दादा लौटकर जरूर आएंगे। उस मास्टर की फिलॉसफी की मैं बात करूं तो वो खुद अपनी मां और बहन के पास जा रहा था, क्योंकि उनकी याद सता रही थी उसे, ये बोलकर कि मिलना बिछड़ना तो एक रीत है। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि हाय इंसान का ये फुलिश नेचर, झूठी उम्मीदों में जीने का। इंसान का नेचर है कि उसे झूठी उम्मीदों में जीना बहुत पसंद है, जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने द गार्डिनर में ये दिखाने की कोशिश की है कि एक लेडी को द गार्डिनर से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही साफ दिल का होता है और वो बहुत ही सीधा होता है। पर वो लेडी और गार्डिनर कभी एक दूसरे के हो नहीं पाते, क्योंकि समाज सोसाइटी उन पर बंदिश लगा देती है। वो एक दूसरे को पिंजरे में बना हुआ पक्षी की तरह देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसे विस्तार से जानते हैं। तो पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि उन्होंने ये स्टोरी क्यों और कब लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ दोस्तों 7 मई 1861 में और इनकी मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 में, महज 80 साल की उम्र में। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया थे दोस्तों, और उन्होंने अपना पूरा जीवन कलकत्ता में बिताया दोस्तों, और उन्होंने हमारे नेशनल एंथम को भी लिखा है दोस्तों, जो है जन गण मन। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम में क्या क्या लिखा और क्या क्या बताया है। सबसे पहले दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि द गार्डिनर एक बुक लिखा मैंने, जो कि 85 पोएम्स की थी। उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे
उनकी पहली बुक उन्होंने महज 16 साल की उम्र में लिख दिया था दोस्तों, और उनकी स्कूलिंग दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अब आइए दोस्तों उनकी पोएट्री पे कुछ नजर डालते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएट्री कैसी होती है। पोएट्री में दोस्तों कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो कि मैंने लिखा है, आप देख लें। सबसे पहले दोस्तों इस पोएट्री को वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री ऑफ टैगोर के कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज में कहा गया। इसमें दोस्तों न सिर्फ औरत के लव को दिखाया गया बल्कि लव ऑफ मैन, अर्थ और वर्ल्ड और लाइफ को भी दिखाया गया है। और इसमें दोस्तों न सिर्फ फिजिकल लव को दिखाया गया है बल्कि इमोशनल लव को दिखाया गया है कि किस प्रकार हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी इंसान से और वो हमें प्यारा लगने लगता है। इसमें उन्होंने ये भी दिखाया है दोस्तों कि किस प्रकार लव जो है वो आजकल लस्ट में बदल गया है और सिर्फ लोगों के बीच में एक मजाक बन गया है। और उन्होंने दिखाया है कि जब लव हो जाता है तो हम हर बंदा तोड़ के अफेयर तक करने को तैयार हो जाते हैं और किस प्रकार हम उसके बिना नहीं रह सकते। इस लव को उन्होंने इसमें दिखाया दोस्तों। अब आगे हम जानेंगे कि इनकी कॉन्सेप्ट क्या है इस पोएम को लिखने की। अब इस पोएट्री में दोस्तों दिखाया गया कि किस प्रकार एक लेडी जो है वो गार्डनर से प्यार कर बैठती है पर वो फ्रीडम में नहीं है, वो एक बंदिश में है। मानो जैसे कि एक बर्ड केज हो और वो एक चिड़िया हो जिसे एक केज में बंद कर दिया गया हो। केज से यहाँ पे वॉल्स में उन्हें बंद कर दिया गया है और वो अपने लव को नहीं पा सकती है। इसी चीज को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिखाया दोस्तों। केज में बंद है और वो अपने आप को बंदिश में मान रही है। वो बहुत डरी हुई है, उसे बहुत ही बड़े बड़े महल दिए गए पर वो उस बंदिशों में नहीं रहना चाहती। इसलिए यहाँ पे पोएट ने उसे एक बर्ड बताया है और उन वालों को केज बताया है दोस्तों। वो डर रही है, वो वहां नहीं रहना चाहती क्योंकि वो बाहर जाना चाहती है और रियल ब्यूटी को फील करना चाहती है पर वो नहीं जा पा रही क्योंकि वो फ्रीडम नहीं, वो बंदिश में है और वो काफी डरी भी हुई है। इसमें म्यूचुअल लव को भी दिखाया गया दोस्तों। जब उस लेडी को पता चला कि वो जितना गार्डनर से प्यार करती है गार्डनर भी उसे उतना ही प्यार करता है पर वो एक इम्पॉसिबल लव हो गया दोस्तों उन दोनों के बीच में क्योंकि उनके एटीट्यूड्स में काफी फर्क था। वो काफी अमीर थी, वो काफी गरीब था। उसे बंदिश में रखा गया क्योंकि वो उस गरीब से मोहब्बत नहीं कर सकती पर वो उससे प्यार करती थी। इसलिए वो अपने आप को बंदिश में पाती है और कहती है कि मैं एक बर्ड हूं और मुझे एक केज में रखा गया, मैं आउटर ब्यूटी को नहीं देख पा रही। और उसका लव उसे कभी नहीं मिल सकता दोस्तों क्योंकि उसके अपनों ने ही ये दीवारें बनाई है, ये समाज की दीवारें जिससे वो कभी अपने लव को नहीं पा सकती। और यही पोएट्री खत्म हो जाती है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें बहुत ही अच्छा से एक्सप्रेस किया अपने लिरिक्स को दोस्तों और बताया है कि लव क्या होता है और लव में सेक्रीफाइस क्यों होते हैं, क्यों हम एक दूसरे से बंदिशों में रहते हैं, हम अपने लव को नहीं पा सकते। यहीं पे पोएट्री खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। बैकग्राउंड कैजुअली को डिस्कस करेंगे। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और कन्फेशनल पोएट्री का अच्छा एग्जांपल है। इस पोएम को 3 फेजेस में बांटा गया है। बॉयहुड यानी बचपन, फिर जब जवानी में इनकी शादी होती है, फिर उसके बाद में जब ये राइटिंग करियर शुरू करते हैं। किस तरह से बचपन में इनके साथ में बर्ताव हुआ वो सब इस पोएम में बताया गया दोस्तों। एक कन्फेशनल पोएट्री है, अच्छा एग्जांपल है कन्फेशनल पोएट्री का। इस पोएम को हम लोग इस पोएम की समरी डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबी पोएम है, लेकिन दोस्तों समरी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। कुछ चीजें इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये नज़्म एज़ेकिएल की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें नज़्म एज़ेकिएल अपनी जिंदगी के 3 फेजेस के बारे में बताता है। सबसे पहले बचपन के बारे में, फिर जैसे वो जवान हुए, उनकी शादी हुई इस बारे में, और कैसे वो एक राइटर बने। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो भी इन 3 फेजेस में हुए सब वो बताते हैं। तो ये पोएम जो थी वो उनकी कलेक्शन हिम्स इन डार्कनेस में पब्लिश हुई थी। इस तरह की पोएम को हम कन्फेशनल पोएट्री भी कह सकते हैं। बचपन से ही उनमें पोएट्री लिखने का एक अच्छा टैलेंट था, लेकिन शारीरिक रूप से फिजिकली वो इतने कमजोर थे कि कोई भी उन्हें डरा देता था। वो शुरुआत में अपने आप को पोएट, रास्कल और क्लाउन का मिक्सचर कहते हैं कि ये 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनके अंदर। इन 3 पर्सनैलिटीज का मिक्सचर थे पोएट बचपन में। सब उनका मजाक बनाते थे, जिसका रिजल्ट ये होता था कि वो ढंग से ना तो खाते पीते थे, ना ढंग से सोते थे, बहुत दुबले पतले कमजोर हो गए थे और बचपन में उन्हें पतंग उड़ानी भी नहीं आती थी। अब आप सोचो कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन दोस्तों बचपन में बच्चों को अगर कुछ चीजें नहीं आती तो साथी बच्चे उनको कितना मजाक बनाते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वो इतनी गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, खिलौने खरीदने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। उनका जन्म एक ज्यू फैमिली में हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि पढ़ने के लिए उनको रोमन कैथोलिक स्कूल में भेजा गया जहाँ पर क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू लड़कों ने उनके साथ बड़ा गलत बर्ताव किया। वैसे स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था सब कुछ एकदम रटकर याद कर लेते थे, लेकिन उनके ज्यू होने की वजह से उन्हें बड़ा रूखे तरीके से बर्ताव किया जाता था उनके साथ में। वो लड़के उन्हें कहते थे कि तुम लोगों ने जीसस का कत्ल कर दिया, तुम जीसस के हत्यारे हो। लेकिन फिर भी आयरनी ये थी कि पूरे स्कूल में ये लड़का यानी हमारा पोएट बाइबल जो क्रिश्चियन धर्म की इंपॉर्टेंट किताब है उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा था, जिसके लिए पोएट को प्राइज भी मिला था। मुस्लिम लड़के उनसे इतना चढ़ते थे कि एक दिन उन्होंने पोएट की पिटाई तक कर दी। उन लड़कों ने अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी जिससे वो उनसे लड़ नहीं सकता था, डर डर कर रहने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। हिंदू लड़के इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन नीचे से बड़ा पैसे थे, मतलब ढंग से बात नहीं करते थे, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर पोएट आगे बोलता है कि मैं नीची कास्ट से था इसलिए। तो उन लड़कों से तो पोएट को वैसे ही नफरत हो गई थी जो पैसे तरीके से बिहेव करते थे हिंदू लड़के। मुस्लिम लड़कों की बॉडी थी तो उनसे लड़ नहीं सकता था। एक दिन तो उन लड़कों को परेशान करने की इतनी हद हो गई कि बात चाकू निकालने तक आ गई। अब अपने घर का माहौल बताते हैं। घर का माहौल ऐसा था कि फ्राइडे की हर शाम को हमारे घर में प्रेयर्स होती थी। तो मेरे पेरेंट्स, यहाँ पर पोएट बोलता है, मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाते थे कि आजकल तुम्हारा ध्यान रिलीजियस ड्यूटीज में नहीं है। उन्होंने कुछ हिंदू योगिक एक्सरसाइजेस के बारे में सुना था हमारे पोएट ने, और कुछ ज्यू कल्चर के बारे में सुना था। ये सब सुनकर पोएट ने खुद को एक सवाल पूछा कि क्या वो एक ज्यूइश प्रीस्ट बन सकते हैं क्या, लेकिन ये सब सोचना बेकार था। उन्होंने ये सब सोचते थे पोएट। आगे पोएट बताते हैं कि जब मैं 22 साल का हुआ तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि हायर स्टडीज के लिए मुझे अब्रॉड जाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था तो मुझे इंग्लैंड भेज सके। तो मेरे किसी फैमिली फ्रेंड ने मेरी हेल्प की। एज़ेकिएल गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए। वहां पर इन्होंने बेसमेंट में एक रूम रहने के लिए किराए पर लिया। उस रूम में इनके 3 साथी थे। वो 3 साथी कौन थे दोस्तों? गौसे सुनना, फिलॉसफी, इनकी गरीबी और पोएट्री। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पोएम भी लिखी है। जब वो बेसमेंट में रहते थे तो कैसे बाहर का व्यू इनको दिखता था, इसके ऊपर एक पोएट्री भी लिखी है उन्होंने, वो पढ़ाऊंगा कभी। समय गुजरता गया लंदन में, कोई दोस्त इनका बना नहीं। 2 साल वहां रहने के बावजूद भी इनके दोस्त ने फाइनली एक वुमन की कांटेक्ट में आए, जिस वुमन ने इन्हें इनकी मर्दानगी से रूबरू करवाया। लेकिन
लेकिन इन्हें रियलाइज हुआ कि 2 साल यहाँ पर रहने, इस जगह पर रहने के बावजूद भी उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया किसी भी डायरेक्शन में, बस टाइम वेस्ट किया है। उन्होंने फैसला किया कि वापस इंडिया लौटूंगा। जब इंडिया लौट कर आए, लेकिन इंडिया में कभी इनको अपने घर जैसा फील नहीं आया। ये मतलब इंडिया को अपना घर समझ नहीं पाए, क्योंकि इस जगह पर हमेशा उन्हें बुली किया गया बचपन से। फिर आखिर इनकी शादी कर दी गई और इन्होंने जॉब भी चेंज कर ली। शादी होने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी मिस्टेक कर लिया, और जो इनके साथी हिंदू थे उनका बर्ताव इनके लिए बदला नहीं, वैसा ही था जैसा इनके इंग्लैंड जाने से पहले था। ऐसा होने का कारण यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि ऐसा होने का कारण ये था कि हमारे पूर्वज ऑयल प्रेसर थे, मतलब तेल निकलने वाले तेली, जो एक नीची कम्युनिटी थी, इसलिए हिंदू उन्हें अपने बराबर नहीं मानते थे, इसलिए उनका बर्ताव करते थे। फिर पॉइंट बताते हैं कि कैसे उन्होंने केयरफ्री होकर राइटिंग शुरू कर दी। तीसरा हिस्सा पॉइंट के एक पूर्वज से जो ब्रिटिश आर्मी के लिए सर्व करते थे। तो पॉइंट को पता चला कि उनके पूर्वज से जो ब्रिटिश आर्मी के लिए सर्व करते थे एज अ मेजर, और उन्होंने जो ब्रिटिश और अफ्रीकन वॉर हुई थी उसमें लड़ाई भी लड़ी थी। पहली बार पॉइंट को जब इस बारे में पता चला तो रात को सोते वक्त बुरे बुरे सपने उनको आने लगे कि दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन उन बुरे सपनों ने पॉइंट को कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जिनसे वो अपनी अच्छी पार्टी लिख सकते थे। कैसे उन्होंने लिखने की शुरुआत की है, उन्होंने कहा कि मुझे अपने सपनों में कुछ ऐसे वर्ड्स आए जिनसे मैं अच्छी पार्टी लिख सकता था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और क्या रीडर्स उन वर्ड्स को समझ पाएंगे। लेकिन बाद में वो केयरफ्री होकर ऐसे लिखने लगे जैसे जैसे वर्ड्स उनके पास में आते हैं वो लिखते गए। सीखते सीखते वो ये भी सीख गए कि किस तरह से अपनी पार्टी को कमर्शियलाइज करना है पैसा कमाने के लिए। और आखिर वो बताते हैं कि इस कंट्री को लेकर वो क्या फील करते हैं, इस कंट्री को लेकर उनके क्या व्यूज हैं। वो बोलते हैं भले यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत गर्म है, लेकिन इस एनवायरनमेंट का हिस्सा मानते हो खुद को, वो अब इस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाए। और इसी की तरह इस पोएम की समरी खत्म होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। आप सब जानते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्या सेंटेंस लिखेगा, लोकल पीपल वर कंस्पिकुअसली एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज, और इसमें इस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। अब आप इसका आंसर कीजिएगा और फिर हम समझेंगे कि आज के कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट, आज हम समझने वाले क्या है। आज हम ये समझने वाले हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन कई बार उनकी ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि कई बार वे शब्द नाउन या फिर एडजेक्टिव के रूप में काम आते हैं, नाउन या फिर एडजेक्टिव के रूप में काम आते हैं, और कई बार उन शब्दों को वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है, यानी क्रिया के रूप में काम में लिया जाता है। शब्द एक ही होता है, लेकिन उस शब्द को नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और उस शब्द को वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जब आप उनको नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तब उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है, और जब आप वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब फिर उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है। मैंने आप लोगों को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाई तो खूब अच्छी प्रैक्टिस करवाई है क्लास में। 300 से 400 वर्ड्स के आसपास हमने लिए हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कर चुके हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट देखिएगा कि जहां एक ही शब्द है, आपने जैसे ये शब्द है ABSENT, ये शब्द आपके पास ABSENT ये शब्द है, यदि ये शब्द ऐसे ही दे दिया जाए कि इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताएं, तब तो आपके पास ये पता नहीं है कि वर्ड किस रूप में यूज किया। केवल इतना शब्द दिया कि क्वेश्चन नंबर 70 है और ऊपर लिखा हुआ है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, और नीचे केवल आपको लिखा एक शब्द ABSENT। ऐसी स्थिति में आपको नहीं पता है कि शब्द नाउन है या फिर वर्ब है। लेकिन यदि इस शब्द को किसी सेंटेंस में डाल दिया जाए और फिर उसको अंडरलाइन कर दिया जाए तब आप लोगों के लिए समस्या बन जाएगी। 2011 में एक ऐसा क्वेश्चन हुआ है जिसमें सेंटेंस में वर्ड को डाल दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया और फिर पूछा कि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताइएगा। तो आपके पास दो काम हो जाते हैं। फिर सबसे पहले तो आप उस शब्द को पहचानिएगा कि वो शब्द वहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और उसके बाद फिर उसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कीजिएगा। कल परसों एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा था कि अपनी वीनस ग्रामर है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उस बच्चे ने कहा कि सर देखो ऊपर भी ABSENT है और नीचे वाले सेंटेंस में भी ABSENT है और दोनों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग है, तो ये कैसे हो सकता है? फिर हमने उसको कहा कि भाई ये ऐसे हो सकता है कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो शब्द है उसको नाउन की तरह काम में लिया हुआ है और नीचे वाले शब्द है वो वर्ब की तरह काम में लिया हुआ है। तो उसने कहा कि सर ऐसा भी होता है क्या? तब मेरे दिमाग में बात आ गई कि एक सेशन इसका रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में शायद ये बात नहीं है कि ऐसा भी होता है। और जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है तो फिर वर्ड स्ट्रेस भी होता है। वर्ड स्ट्रेस आप जानते हैं कि सेंटेंस में सॉरी वर्ड में कितने सिलेबल है, उनमें से जो इंपोर्टेंट सिलेबल होता है उस इंपोर्टेंट सिलेबल को जोड़ दिया जाता है, उस पर स्ट्रेस डाला जाता है। और स्ट्रेस भी जब दो सिलेबल वाले वर्ड होते हैं तो वे नाउन की तरफ यूज हो तब उनमें स्ट्रेस दूसरी जगह लगता है, और जब वे वर्ब की तरह यूज हो तब उनमें स्ट्रेस अलग जगह लगता है। तो आज के सेशन में हम न केवल फोनेटिक्स को देखेंगे बल्कि वर्ड स्ट्रेस को भी देखेंगे, और वर्ड स्ट्रेस के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वो शब्द किस रूप में काम आ रहा है उसकी पहचान तो हम करेंगे। देखो भाई पहला सेंटेंस है, पहला लोकल पीपल वर कंस्पिकुअसली एब्सेंट। मैं इसको जैसे बोल रहा हूं लेकिन आपको लिखना है फ्रॉम द मीटिंग। तो सबसे पहले ये देखो कि ये शब्द जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना ये है कि ये सेंटेंस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पहली क्लास आपकी शुरू होती है किसकी? पार्ट ऑफ स्पीच की। फिर उसी क्लास को हम लेके चलेंगे किसमें? फोनेटिक्स में, उसी को लेके चलेंगे वर्ड स्ट्रेस में। बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये एडजेक्टिव है या फिर ये वर्ब है। आप दो ही बता दें बस, एडजेक्टिव और वर्ब में से ABSENT यहां जो शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? लोकल पीपल वर, ये बी वर्ब है। ये कौन सी वर्ब अभी? बी वर्ब है, और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब। ये कंस्पिकुअसली होता है, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हम लिखेंगे, ठीक है? इसको भी कॉन्स नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? कंस्पिकुअसली, ठीक है? ये CON कौन नहीं है, कॉन्स्पिकुअसली नहीं है, क्या है? कंस्पिकुअसली है, कंस्पिकुअसली ये है इसका कंस्पिकुअसली, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। इसका इस वर्ड का यदि ये आपसे पूछ लें तो ये कंस्पिकुअसली ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। और भी यदि आज की क्लास में कुछ शब्द ऐसे आए जिनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें सीखने हैं उनका भी साथ साथ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते जाएंगे, आप ध्यान से देखें। और एक बात और सुन लो, कई बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि एक वर्ड बताइए सर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताइए। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए मुझे मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। कहां से देख सकते हैं आप डिक्शनरी से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं, वहां हर शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो वहां आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है? इनमें से और भी कोई शब्द आपको ऐसा लगे कि जिनकी आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में दिक्कत आ रही हो या फिर आप सोच रहे हैं कि सर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो आपको देख लेना चाहिए। तुरंत अपना मोबाइल खोलें, उसमें ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी या लॉन्गमैन डिक्शनरी जो भी डिक्शनरी आपको दें उसको क्लिक करें और वहां ये सब टाइप करें और उस शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लें। क्लियर होगी बात नहीं? और मुझे लगेंगे कि बताने चाहिए वो मैं आपकी क्लास में बताता रहूंगा, ठीक है? ये बी वर्ब है और यहां एब्सेंट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। बी वर्ब के बाद में क्या है भैया? एडजेक्टिव, ठीक है? अब रही बात ये कि अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका
ये एक वाला, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ने और टे, ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। क्लियर होगी बात नहीं? ठीक है, अब एक बात और देखनी है कि इस वर्ड में सही वर्ड स्ट्रेस कहां होगा। बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और एग्जाम में इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जब इतना कंपटीशन हो गया है, इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स तैयारी करवा रहे हैं, बच्चे बहुत शानदार प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो पेपर बनाने वाला आदमी भी सोचता है कि मैं कहां से क्वेश्चन तो कुछ अच्छे इस तरह का क्वेश्चन दे। और ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा हुआ भी है, पूछ भी सकते हैं। इसमें वर्ड स्ट्रेस का तो नियम ये है कि जो 2 सिलेबल वर्ड होते हैं, जो 2 सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, उनमें यदि वो नाउन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वर्ड स्ट्रेस वाले चैप्टर में हमने कई नियम बताए थे, उनमें से शायद पहला ही बताया होगा कि 2 सिलेबल वाले वर्ड यदि नाउन है या फिर एडजेक्टिव या फिर क्या है एडजेक्टिव है, तो उनमें जो स्ट्रेस लगेगा वो फर्स्ट सिलेबल पे लगेगा। इसका लगेगा फर्स्ट सिलेबल पे लगेगा, और फर्स्ट सिलेबल का मतलब है यहां लगेगा, जो कि यहां ये देखो, ये इसमें यहां लगना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले तो यहां लगेगा, अगर शब्द में पूछ ले तो कहां लगेगा, यहां लगेगा। समझ में आ गई बात नहीं? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, यू कैन नॉट चूज टू एब्सेंट योरसेल्फ फ्रॉम स्कूल ऑन अ whim। पहले तो इस शब्द को समझो आप लोग के, ये शब्द क्या है, WHIM, वो whim बोलते हैं, देखो whim। ठीक है, यही ट्रांसलेशन है इसका। W के बाद जब H आता है तो उसको बोला नहीं जाता है। जैसे वेयर होता है WHERE, इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन क्या होता है, वेयर। देख रहे हैं आप लोग, इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन क्या होगा, वेयर। ये इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन होता है। क्लियर है? क्योंकि W के बाद यदि H है, चाहे वो विन में हो, चाहे व्हाट में हो, चाहे वो वेयर में हो, चाहे वो विन में हो, तो इस H को नहीं बोला जाना चाहिए। विन का मतलब होता है इच्छा, अपनी मर्जी। ठीक है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो कैसी हो, तो इसमें कह रहा है कि आप स्कूल से एब्सेंट नहीं रह सकते अपनी मर्जी से। ये तो हमने देख लिया, ऑन अ whim होता है, ऑन अ whim का मतलब होता है अपनी मर्जी से। अब ये वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, इस वर्ड को आपको पहले तो पहचानना है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहला काम ये है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानो। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने बहुत सारी क्लासेस की, 32-33 डाउट सेशन है, तो पहले लगभग 10-15 डाउट सेशन तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच भी रखे हैं। यदि आपने वो देखे हैं तो आप तुरंत बता देंगे इसमें टू एब्सेंट, ये आपके यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, और ये जो है ये टू एब्सेंट, ये टू इन्फिनिटिव है। एक फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। उस नॉन फाइनाइट में क्या है, टू इन्फिनिटिव है, यानी एब्सेंट जो वर्ड है यहाँ ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये क्या भाई, वर्ब है। क्लियर होगी बात यहाँ? अब चलते हैं अपन ABSENT को जब वर्ब के रूप में लिखा जाए, जब उसका प्रयोग किस रूप में किया जाए, वर्ब के रूप में किया जाए, तब उसका फोनेटिक ट्रांसलेशन होता है वो ये होता है, कौन सा होता है, एब्सेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तब क्या पढ़ा था, एब्सेंट। देखो अंतर क्या है, आप एक बार वापस समझ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें क्या है, एब्सेंट। ठीक है, और यहाँ जब वर्ब होगी तब उसका क्या होगा, एब्सेंट। ये डिफरेंस आ जाएगा। इसका जो फोनेटिक ट्रांसलेशन है वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। जबकि वर्ब यदि ये क्या थी, तब नाउन था या फिर एडजेक्टिव था, तब इसका ये ऊपर वाला था। ठीक है, अब चलते हैं किसमें, स्ट्रेस में। वर्ब के रूप में जब काम लिया जाए तो स्ट्रेस जो होता है वो सेकंड सिलेबल पे होता है, दूसरे वाले सिलेबल पे होता है। तो पहले पे नहीं होगा, किस पे होगा, दूसरे पे होगा, यहां होगा। तो इस क्वेश्चन से हमने कितनी चीज समझी, 3 चीजें हमने समझी। किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीख रहे हैं, दूसरा उसका फोनेटिक ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और तीसरा वर्ड स्ट्रेस कहां लगना चाहिए वो लिखने की, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप लोगों के पास कम से कम 300 से लेके 400 शब्द ऐसे होने चाहिए जिनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप 3, 4, 5 बार रिवाइज कर रहे हैं। फिर उनमें से कोई आ जाता है और नहीं भी आता है तो फिर इतना अंदाज आपको होने लग जाता है क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। क्योंकि जब फोनेटिक ट्रांसलेशन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है जैसे आप और हम उसको सामान्यतः यूज तो करते हैं लेकिन ठीक तरीके से उसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो ऐसे शब्दों की सूची आप लोगों के पास एक होनी चाहिए। मैंने क्लास में आपको करवाई है, और अपनी जो वीनस ग्रामर है उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए लगभग 300 से 400, उसमें भी उन सभी शब्दों को शामिल किया हुआ है। बस आप उनका 2-3 बार रिवीजन कर लें और ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में जितने भी मैं 15-16 क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो इस प्रकार के क्वेश्चन में शामिल हो जाएंगे। फिर आप फोनेटिक्स की तरफ से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, स्पॉट हैज अ स्ट्रिक्ट कॉड ऑफ, अब इसको क्या बोलना है वो आप बोल देंगे CONDUCT। इसको अंडरलाइन किया हुआ है। पहले तो ये देखो कि ये इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बहुत सारे बच्चों के लिए आज का कॉन्सेप्ट है कि नया होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए पूरा मन लगा के इसको समझो कि पार्ट ऑफ स्पीच पहचानो, उसके बाद में उसका फोनेटिक ट्रांसलेशन। वर्ड क्या है, CONDUCT। इसी शब्द को पूछा हुआ है 2011 में या फिर 13 में, इसी शब्द को पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें पूछा हुआ था हिज, CONDUCT, हिज कंडक्ट या कॉन्टेक्ट जो भी है ये पूछा हुआ था। तो हिज क्या है, हिज एडजेक्टिव है, और यहाँ ये जो वर्ड कॉन्टेक्ट का मिला हुआ है ये क्या है, नाउन है। और नाउन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है CONDUCT में, और वर्ब का अलग होता है। ये बताओ यहाँ क्या है, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और यहाँ भी ये क्या है, नाउन है। CONDUCT, यहाँ भी क्या है बेटा, ये नाउन है। ठीक है, पॉड ऑफ में कॉन्टेक्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें जब नाउन होता है ये, तब इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है कॉन्टेक्ट। क्या होता है, कंडक्ट नहीं होता है। ज्यादातर जो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंडक्ट बोलते हैं। आप लोगों ने भी कंडक्ट सुना होगा, कंडक्ट बोलते हैं। लेकिन जब ये नाउन के रूप में यूज किया जाए तब इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है कॉन्टेक्ट। कैसे लिखेंगे, कै और ये ओ, ने, ए, और टे, कॉन्टेक्ट बोलेंगे इसका। हो गया, क्या नहीं बोलेंगे, कंडक्ट नहीं बोलेंगे। कब नहीं बोलेंगे, जब ये नाउन के रूप में यूज हो रहा हो तब। अब लगाते हैं इस पे स्ट्रेस। क्या लगाएंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस की बात भी ये है कि जब नाउन हो तो कौन से पे लगना चाहिए, शब्द जो है वो 2 सिलेबल का है। ठीक है, वो नाउन है तो वहां उसमें स्ट्रेस पहले सिलेबल पर लगना चाहिए, पहले का मतलब यहां लगना चाहिए। और यदि आप शब्द पे लगाएंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे लगाएंगे तो लगाएंगे। और यदि आपको शब्द पे लगाना है, अब आप कहेंगे सर जी एग्जाम में कौन सा पूछेंगे, कई बार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे लगाया हुआ है और कई बार वर्ड पे भी लगाया हुआ है, इसलिए दोनों के समझ लो। इसमें कॉन्टेक्ट, ठीक है, 2 सिलेबल है, और इसमें क्या लगेगा, पहले वाले में। इसमें भी है तो यहां क्या लग जाएगा, यहां लग जाएगा। क्लियर होगी बात नहीं, एकदम क्लियर है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो एक बार फिर से समझ लो कि आज का ये सेशन हमने क्यों रखा है। आज का सेशन इसलिए रखा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वर्ब और नाउन में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस में परिवर्तन आ जाता है, और मेरे विनर्स को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आज का सेशन। क्लियर होगी बात नहीं। तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे और आंसर्स भी फटाफट करते जाएंगे। आई वांट टू
कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, आई वांट टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। और इसका आप बताएंगे साथ इस शब्द का भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताओगे, इसका भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। एक्सपेरिमेंट, 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 एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब वर्ब होती है तब इसका होता है एक्सपेरिमेंट, वर्ब होती है तब। इसमें देखो वर्ब भी होती है एक्सपेरिमेंट, और ये क्या होता है, नाउन भी होता है। जब ये नाउन होता है तब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है एक्सपेरिमेंट। देखिएगा एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर एन जो होता है उसको मैं, ए, न, उट्टे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर स्थिति में वो या तो नाउन होते हैं और या फिर क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जब उनको वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे, उसको MENT लिखेंगे। तो नई बात, आज की क्लास में आप लोगों को बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली। ये एकदम ध्यान लगाकर चीजों को लिखते जाएं, नोट करते जाएं, अपने नोट्स को निकाल लीजिएगा और वहां इनको ऐड कर लें यदि आपको कुछ नई चीज मिल रही है तो। ये देखिएगा यहाँ एक्सपेरिमेंट है, इसको बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ एक्सपेरिमेंट जो लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये एन, और एन के बाद में क्या आएगा, एन आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। आर्टिकल के बाद में क्या आएगा बेटा, नाउन आएगा। इतनी जानकारी सब रखते हैं। और इनमें से नाउन कौन सा है, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। They want to experiment on it. They want to experiment. Experiment. They want to do, वैसे do आता है, they want to do experiment। एक वैसी स्थिति है, do experiment होगा तब तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि do वर्ब आ गई। They want to do experiment। do क्या है यहाँ, वर्ब आ गई, और experiment क्या हो गया, नाउन हो गया। और यदि do नहीं हो सीधा ऐसा हो, they want to experiment। They want to experiment, experiment। अब इसमें ये जो वर्ड है ये वर्ब है। मैं आप सब जानते हैं कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत फोकस करता हूं, हमेशा कहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आनी चाहिए, आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आधार है और सारी चीजें वहां से आपको सीखने को मिलती हैं। देखो यहां भी आपको पता होना चाहिए वर्ब है, और जब वर्ब है तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होगा। कौन सा होगा, ये होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो पता नहीं कितने ढूंढेंगे हम कि भाई कितने सारे वर्ड हैं, उनमें कौन से वर्ब है, कौन से नाउन है। अगर ऐसा फोनेटिक्स में कोई क्वेश्चन आया तो आज की क्लास से आ जाएगा, ये आपको और माथा करने की आवश्यकता नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पे यदि कोई क्वेश्चन आया, कौन से कॉन्सेप्ट पे, वर्ब और नाउन का, तो आज की क्लास में जितने एग्जांपल्स मैं लूंगा उन एग्जांपल्स से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए आपको इसके अलावा फिर इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही क्या हुआ, ये हमने देख लिया। और यहाँ ये क्या है, दे वांट टू कंडक्ट, वही टू इंफिनिटिव है, ठीक है। और यहाँ ये वर्ब है, और जब वर्ब है इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है कंडक्ट, ये इसका सही है, ठीक है। वर्ब है तो इसमें स्ट्रेस कहां लगेगा, स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पे लगेगा, यानी इसमें तो यहां लगेगा और इसमें कहां लगना है, यहां लगना है। क्लियर होगी बात, समझ आ गया। एक वर्ड हमने कौन सा लिया, ABSENT लिया, और दूसरा शब्द हमने क्या लिया है, आप इन शब्दों को लिख लो और उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख लो, 10-12 होंगे, आराम से रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा कौन सा लिया हमने, CONTUCT, दो शब्द हो गए ये। तीसरा देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखिए, I am not satisfied with the PRESENT situation, लिखा हुआ है शब्द PRESENT, ये इसमें शब्द लिखा हुआ है प्रेजेंट, ठीक है। आगे सिचुएशन लिखा हुआ है स्थिति। पहले आपको ये ढूंढना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आसानी से ढूंढ लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, देखिएगा ये सिचुएशन जो है ये नाउन है। सिचुएशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है। और कैसी सिचुएशन, वर्तमान वाली सिचुएशन, वर्तमान सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंट वर्ड आपका है ये यहाँ एडजेक्टिव, प्रेजेंट सिचुएशन, ऐसे अभी की जो सिचुएशन है उसके लिए शब्द मिला हुआ है, तो एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव है तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ये है प्रेजेंट, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन पे है, दूसरे वाले ऑप्शन पे है, ठीक है। और स्ट्रेस कहां लगेगा, मुझे लगता है आज के बाद आप कम से कम ये कांसेप्ट भी भूल पाएंगे। कहां लगेगा, एडजेक्टिव और नाउन हो, एडजेक्टिव और नाउन हो तो पहले ही सिलेबल पे स्ट्रेस लगता है, जैसा कि यहां लगाया हुआ है, पहले ही इस पे देखिएगा, ठीक है। जब आप डिक्शनरी में शब्दों को ढूंढते हैं तो वहां स्ट्रेस भी लगाया हुआ मिलता है, आप उस स्ट्रेस को भी एक बार देख लेंगे कहां लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। तो ये सब पूरा मामला प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को चीजें ठीक से समझ आने लगेंगी। चलो अभी आगे चलते हैं। चलो इसका क्या है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, WITH, बताओ इसका क्या है। मैं लिखा हूं इसका विद और विथ, कौन सा सही है, WITH, इसका कौन सा सही है। आप लोगों के लिए ये आज एक के होमवर्क मान लो, हर क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूं, आप सर हम कहां से ढूंढेंगे, हमें तो जानकारी है ही नहीं, कौन सा सही है कौन सा गलत, आप बताइएगा। आप इसको डिक्शनरी में देख लीजिएगा, किसी भी डिक्शनरी में देख लीजिएगा और फिर बताइएगा मुझे इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है, या फिर दोनों सही है। फोनेटिक्स में कई बार क्या होता है, अमेरिकन और ब्रिटिश का भी रूल होता है, कई बार हम उसको ब्रिटिश में बोल देते हैं, कई बार अमेरिकन बोल देते हैं, तो दोनों के दोनों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। इसीलिए कई बार फोनेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिलीट करना होता है, क्योंकि दो ऑप्शन सही होते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये बताना आप मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटी, इसकी स्पेलिंग पूछते हैं कई बार, क्या पूछते हैं, इसकी स्पेलिंग पूछते हैं, COMMITTE, कमिटी, ठीक है, MMTTE, इसलिए इसको कई बार पूछ लेते हैं। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है कमिटी, कमिटी, ठीक है, कमिटी होता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका कमिटी होता है। और एक और बहुत शानदार शब्द है इसमें, ये देखिएगा PARLIAMENT। आप फोनेटिक्स कैसे पढ़ें वो भी जान लें, जब आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छा सेंटेंस आ जाए, अच्छा वर्ड आ जाए, तो उस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको देख लेना चाहिए। तुरंत अपने मोबाइल पे जाइएगा, डिक्शनरी खोलिएगा और वहां उसका देख लीजिएगा। अब देखो इसमें बाकी सब तो ठीक है, जैसे ही बोले जा रहे हैं वैसे ही ठीक है, लेकिन ये इसका हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चाहिए था, मैं लिख दिया कमिटी, इसका आज हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ ये जो शब्द है इस शब्द का भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग कोशिश करो लिखने की। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसको जानकारी नहीं थी वो लिख लें, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या होता है, पार्लियामेंट, ठीक है। बोलो तो आप पार्लियामेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोले, लेकिन अगर सही बोलते हैं तो ज्यादा उचित होता है, और नहीं भी बोल पाते हैं तो कम से कम आपको जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एग्जाम में सिलेबस का टॉपिक है।
हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, आप इसको कैसे लिखेंगे। आप देखिएगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भाई, ये विल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये मेन वर्ब है और वर्ब है, तो इसका प्रेडिक्ट ट्रांसलेशन जो है वो होता है प्रेजेंट। क्या होता है, प्रेजेंट। ए वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, वो इसका सही प्रेजेंट, प्रेजेंट, ये इसका सही प्रेडिक्ट ट्रांसलेशन प्रेजेंट। यदि ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज होता तब उसका होता है नीचे वाला प्रेजेंट, और वर्ब के रूप में है तब कौन सा है, ऊपर वाला प्रेजेंट। ठीक है, स्पेस कहां लगेगा, स्पेस कहां लगेगा, वर्ब में कहां लगता है, वर्ब में सेकंड सिलेबल पर लगता है, सेकंड सिलेबल पर लगता है, और सेकंड कौन सा इसमें, सेकंड, ये इसमें प्रेजेंट। क्या लगेगा, दिस लगेगा। क्लियर होगी बात, ठीक से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे आप उनका आंसर करने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट आपके समझ आ चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू सिटीज मेक एन इंटरेस्टिंग CONTRAST कॉन्ट्रास्ट। पहले तो ये देखिएगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, टू सिटीज मेक वर्ब है, यहां से आपको समझ आ जाएगा मेक वर्ब है, क्या है, क्या बना रही है उनके बीच में क्या है, एन आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के बाद में ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। क्या बेटा, ये नाउन है। समझ आ गया सबको। अब देखते हैं जब इस शब्द को नाउन के रूप में काम लिया जाए तब इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन होता है कॉन्ट्रास्ट। क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, ओ ने टे रे आ, कॉन्ट्रास्ट, ये होता है इसका। ठीक है, दो तीन बार आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके, ये कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है, बाकी चीजें आप इसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। Our actions contrast sharply with her promises। यहां देखिएगा एक्शंस जो है ये नाउन है, और एक्शंस जो है वो सब्जेक्ट है, और एक्शंस क्या है इसमें, यहां सब्जेक्ट है, और उसके बाद में ये जो है ये क्या है, वर्ब है। क्या बेटा, ये वर्ब है, और जब वर्ब के रूप में इसको यूज किया जाए तो कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, क्या होता है, कंट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कब होता है, जब ये नाउन के रूप में यूज हो तब इसको आप बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट, और जब वर्ब के रूप में यूज हो तब बोलेंगे कंट्रास्ट। जब नाउन के रूप में यूज हो तो कॉन्डक्ट, और वर्ब के रूप में यूज हो तो कंडक्ट। सही चीज है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट था इसके रूप में, नाउन के रूप में, और ये आपका कंट्रास्ट जो है ये किसके रूप में है, वर्ब के रूप में। तो वर्ब के रूप में कंट्रास्ट यहां वर्ब के रूप में यूज किया हुआ है, और इसका सही फोनेटिक ट्रांसलेशन ये है। स्ट्रेस किसमें लगेगा, दूसरे वाले सिलेबल पे लगेगा, यहां इसमें स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और है, ही स्पीक्स इंग्लिश, और उसके पहले लिखा हुआ है परफेक्ट, PERFECT, ये सब लिखा हुआ है। पहले तो आप देखिएगा इंग्लिश क्या है, नाउन है, इंग्लिश क्या बेटा, नाउन, और नाउन से पहले ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव, ये क्या है, नाउन, और बिफोर नाउन इट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, उसका फोनेटिक ट्रांसलेशन वो है परफेक्ट, परफेक्ट। कौन सा है, परफेक्ट। क्या बोलोगे आप इसको, परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेस कहां लगाएंगे, यहां स्ट्रेस लगाएंगे। तीन काम कर रहे हैं हम, सबसे पहले पास्ट स्पीच को पहचान रहे हैं, फिर फोनेटिक ट्रांसलेशन देख रहे हैं, उसके बाद क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो यहां इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, सी सब्जेक्ट होगा, स्पीक्स वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्या होगा इसमें, सी स्पीक्स। क्या बोलती है वो, परफेक्ट इंग्लिश बोलती है, ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। As a musician, she always tries to perfect her technique। यहाँ ये जो शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो। Only 29 rupees, 6 days Vedic math summer। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो। एक शब्द और है इसमें काम का, इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, और वो ये है, इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन भी आपको आना चाहिए। ये म्यूजिशियन नहीं होता है, म्यूजिशियन होता है, म्यूजिशियन, 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 म्यूजिशियन नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, म्यूजिशियन। अपन बोलते सीएन है, लेकिन सीएन नहीं होता, क्या होता है, म्यूजिशियन होता है। You always try, ये वर्ब है, टू के बाद में क्या है, तो इंफिनिटिव वर्ब है, और वर्ब के लिए तो सही जो फोनेटिक ट्रांसलेशन है वो है परफेक्ट। दूसरा वाला परफेक्ट, ये परफेक्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में ये फोनेटिक ट्रांसलेशन होता है परफेक्ट, और वर्ब के रूप में ये होता है, वर्ब के रूप में ये होता है। देखो जब भी आप बच्चे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे लगता है ये कई बच्चों की समस्या होगी। इससे पहले वाला जो हमारा डाउट सेशन था ना, वो था वॉइस पे, हमने पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट समझे थे, वो भी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, गेट वाला। देखा आप सबने, वो नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था वो। तो मुझे लगा कि ये इस अकेले बच्चे की समस्या नहीं हो सकती है, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या होगी, तो हमने उसका एक डाउट सेशन देखा, उसको क्लियर कर दिया। एक बच्चे ने इस प्रकार से पूछा, मैंने आपको बताया क्लास में, मुझे लगा कि ये भी इस अकेले बच्चे की समस्या नहीं हो सकती है, ये भी कई बच्चों की समस्या हो सकती है, तो हमने इसका भी डाउट सेशन रख दिया। आपके जो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं और आपने देखा है नहीं, और फिर मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि सर इसका क्या है, अरे भाई इस क्वेश्चन को 3 बार पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आप ये पूछ रहे हो इसका क्लास नहीं देखते हैं, तो उसका तो क्या जवाब दिया जाए। यदि वास्तव में अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसको डाउट सेशन में लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट्सएप पे आंसर से आप पे कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से नहीं समझ सकता, और नहीं मैं समझा सकता वहां तो